कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रामर्स का टॉपिक हम लोग अभी देख रहे थे और इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ रेगुलर ग्रामर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि हम एक लैंग्वेज दे रहे थे आपको और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ग्रामर लिख के दिखा रहे थे, तो जो भी हमने लैंग्वेज पकड़ी थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने आपको रेगुलर ग्रामर लिख के दिखाई थी। तो आपके मन में एक बहुत बेसिक सा एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट आ सकता है कि सर क्या सारी के सारी लैंग्वेजेस रेगुलर होती हैं या फिर कोई ऐसी लैंग्वेज भी होती है जो रेगुलर नहीं होती। तो उस बात का आंसर हम इस वीडियो में करेंगे। तो हमारा टॉपिक आज का ये रहेगा भाई, इज एवरी लैंग्वेज रेगुलर, या कोई ऐसी लैंग्वेज भी है जो रेगुलर नहीं होती। ठीक है, मैं इस बात का आंसर अच्छे से करूंगा। देखो भाई, पहली बात तो ये समझ लो, ऑब्वियस सी बात है भाई, सारी लैंग्वेज रेगुलर नहीं होती होंगी। अगर सारी की सारी लैंग्वेज रेगुलर होती तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ रेगुलर ग्रामर होती और किसी ग्रामर की हमें जरूरत ही ना पड़ती। याद है कि नहीं? देखो, मैंने आपको चॉम्स्की हायरार्की जब पढ़ाई थी, है ना, याद है आपको? चॉम्स्की हायरार्की में मैंने आपको बताया था, अगर नहीं देखा तो प्लीज पहले मेरा चॉम्स्की हायरार्की का वीडियो देखो, है ना। मैंने 2 पार्ट्स में बनाया था, ये पार्ट 1 और पार्ट 2, आप प्लीज चेक कर सकते हैं। चॉम्स्की हायरार्की पार्ट 1, चॉम्स्की हायरार्की पार्ट 2। मैंने इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि हमारे पास सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है जी टाइप 3, है ना, उससे थोड़ी सी लूज है जी टाइप 2, उससे लूज है जी टाइप 1 और सबसे लूज है जी टाइप 0, है ना। टाइप 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास रेगुलर लैंग्वेजेस हैं और उसके बाद टाइप 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं। टाइप 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास टाइप 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस और टाइप 0 के कॉरस्पॉन्डिंग रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस, है ना। तो सिंपली डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि एवरी रेगुलर लैंग्वेज इज सीएफएल बट एवरी सीएफएल इज नॉट रेगुलर एंड सो ऑन। ये सब बातें मैं आपके साथ ऑलरेडी कर चुका हूं, याद है? मैंने आपको प्लीज अच्छे से समझाया था, एक बार फिर भी मैं बोल रहा हूं। देखो, एवरी रेगुलर लैंग्वेज इज सीएफएल बट एवरी सीएफएल इज नॉट रेगुलर, एवरी सीएफएल इज सीएसएल बट एवरी सीएसएल इज नॉट सीएफएल, एवरी सीएसएल इज आरई बट एवरी आरई इज नॉट सीएसएल एंड सो ऑन। ये सब चीजें मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं, है ना, क्योंकि 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस है ना। टाइप 3 ग्रामर का मतलब क्या होगा भाई? मतलब अगर हमने किसी लैंग्वेज के लिए टाइप 3 ग्रामर लिख दी तो इसका मतलब वो क्या है भाई? रेगुलर लैंग्वेज है एंड सो ऑन। आपको सब याद आ रहा होगा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रामर्स के टॉपिक में मैंने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ टाइप 3 की कंस्ट्रक्शन दिखाई थी, मतलब रेगुलर ग्रामर की कंस्ट्रक्शन दिखाई थी। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने रेगुलर लैंग्वेज आपको दी थी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने रेगुलर ग्रामर लिख के दिखाई थी, है ना। सीधी सी बात है, याद है? मैंने आपको डेफिनेशन भी समझाई थी भाई। मैं फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं क्योंकि चीजें इंटरलिंक्ड हैं, आप शायद कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए मैं सब बात दोबारा बोल रहा हूं। देखो भाई, लैंग्वेज को रेगुलर कब कहते हैं भाई? लैंग्वेज को रेगुलर तब कहते हैं इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट रेगुलर ग्रामर जनरेटिंग इट, है ना। और प्रीवियस वीडियो में आप प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियो देखो, मैंने वहां पे अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कि लैंग्वेज इज रेगुलर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट फाइनाइट ऑटोमेटा जनरेटिंग इट। मतलब दोनों बातें सेम है, या तो रेगुलर ग्रामर लिख दो, रेगुलर लैंग्वेज को, अगर आपके सामने कोई लैंग्वेज आई आपको उसको रेगुलर प्रूफ करना है तो आपको क्या करना होगा? या तो आप रेगुलर ग्रामर लिख के आ जाओ या फिर आप कोई ना कोई एक फाइनाइट ऑटोमेटा बना के आ जाओ। अगर आप फाइनाइट ऑटोमेटा बना गए या रेगुलर ग्रामर बना गए, बात एकदम बराबर है, हम बोल देंगे कि लैंग्वेज हमारी रेगुलर है। और इनफैक्ट मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही एल्गोरिथम भी दिखाया था, क्या करता था भाई? वो रेगुलर ग्रामर को फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट कर देता था और फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर ग्रामर में कन्वर्ट कर देता था। आपको याद होगा, मैंने समझाया था, है ना। रेगुलर ग्रामर लिखनी बड़ी मुश्किल लग रही है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो मैंने आपको तरीका बताया था ना, फाइनाइट ऑटोमेटा बना लो, फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने के बाद आप उसको रेगुलर ग्रामर में कन्वर्ट कर सकते हो एंड सो ऑन। ये सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। अच्छा जी, तो मेन बात क्या हुई भाई? अभी तक सिंपल बात इतनी कह सकता हूं कि मैंने अभी तक आपको कोई भी ऐसा एग्जांपल नहीं दिया लैंग्वेज का जो कि रेगुलर ना हो। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल ऐसा दिखाऊंगा जो कि रेगुलर नहीं होगी, ठीक है। मतलब एक ऐसी लैंग्वेज दिखाऊंगा जो रेगुलर नहीं होगी, मतलब इन द सेंस रेगुलर नहीं होगी मतलब आप उसके लिए कोई भी रेगुलर ग्रामर नहीं लिख पाएंगे और ना ही उसके लिए ऑब्वियसली कोई फाइनाइट ऑटोमेटा बना पाएंगे, क्योंकि अगर फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएगा तो रेगुलर ग्रामर आएगी, रेगुलर ग्रामर आएगी तो फाइनाइट ऑटोमेटा आएगा। दोनों बातें बराबर है ना। मैंने सिंपली आपको बार-बार समझा रहा हूं भाई, रेगुलर ग्रामर प्रूफ, रेगुलर लैंग्वेज प्रूफ करने का तरीका क्या है भाई? या तो रेगुलर ग्रामर लिख जाओ या फाइनाइट ऑटोमेटा बना जाओ, तो दोनों में से मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको अब एक ऐसा एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। तो एग्जांपल किसका होगा भाई? ऑब्वियसली सीएफएल का होगा, मतलब कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वही बात है, सीएफएल बड़ा सेट है ना रेगुलर लैंग्वेज से। तो मैंने बोला ना आपको, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस होंगी जो सीएफएल होंगी बट रेगुलर नहीं होंगी, ऑब्वियस ही बात है ना। अगर ये सब ना होता तो फिर चॉम्स्की हायरार्की आती है क्यों? सारा का सारा काम रेगुलर ग्रामर से ही हो जाता, मतलब सारी लैंग्वेज रेगुलर ही हो जाती। चॉम्स्की हायरार्की के आने का मतलब यही है कि हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेज होंगी जो रेगुलर नहीं होंगी, ऐसी बहुत सारी सीएफएल होंगी जो सीएसएल नहीं होंगी, सॉरी क्या बोल रहे हैं हम, ऐसी बहुत सारी सीएफएल्स होंगी जो कि रेगुलर नहीं होंगी, सॉरी फॉर दैट, है ना। ऐसी बहुत सारी सीएफएल होंगी जो रेगुलर नहीं होंगी, ऐसी बहुत सारी सीएसएल होंगी जो सीएफएल नहीं होंगी, ऐसी बहुत सारी आरई होंगी जो सीएसएल नहीं होंगी एंड सो ऑन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना भाई ये बात, है ना। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस होंगी, मतलब ऐसी बहुत सारी सीएफएल्स होंगी जो रेगुलर नहीं निकलेंगी। तो ऑब्वियसली अब मैं आपको एक ऐसे सीएफएल का एग्जांपल दिखाऊंगा जो रेगुलर नहीं निकलेगी।
ठीक है। अब प्लीज वही बात है, ये गेट एग्जाम में आपको बड़ी कंफ्यूजन में डालेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, a पावर n b पावर m सच दैट n कॉमा m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लैंग्वेज ये है। तो मैंने आपको ये रेगुलर प्रूफ करी थी, है ना, क्योंकि मैंने इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको रेगुलर ग्रामर लिख के दिखाई थी। क्या है भाई, एनी नंबर ऑफ एस फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बीस। ऑब्वियसली मैंने आपको रेगुलर ग्रामर बताई थी ये, और इसके कोरस्पॉन्डिंग रेगुलर ग्रामर लिख के दिखाई थी। और आप चाहो तो फाइनाइट ऑटोमेटा भी बना सकते हो, मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए में ये क्वेश्चन करा रखा है आपको, है ना। तो मेन बात क्या है, अगर मैं आपको इसको कहूं कि ये कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, तो आपको कोई टेंशन आएगी दिमाग में? नहीं, आप बोल के आओगे दिस इज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आल्सो। क्यों? क्योंकि एवरी रेगुलर इज सीएफएल। तो क्वेश्चन आएंगे जो गेट एग्जाम में आपको कंफ्यूजन में डालेंगे। तो सिंपल एग्जांपल देके आपसे पूछ सकते थे, एक बार मैसेज को लिख लूं, अच्छा पहले इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। हाँ, अब मैं आपसे पूछता हूं यहाँ पे कि दिस लैंग्वेज इज, या एल इज, ऐसे लिखता हूं मैं, एल इज रेगुलर, L is regular, B option L is CFL, C option L is CSL, D option all। तो किस पे टिक लगाओगे भाई? all पे। ये सब कुछ है, अगर रेगुलर है तो ऑब्वियसली CFL भी होगी और CSL भी होगी। यही हमारा ये वेन डायग्राम भी बता रहा है। आई थिंक आपको सब वही बात है ना, जब तक क्वेश्चन ना करो तब तक बात दिमाग में घुसती नहीं है। तो अब आप आई थिंक क्वेश्चन करने के बाद आपके बात दिमाग में घुस गई होगी अच्छे से कि रेगुलर है तो CFL जरूर है ना, और CSL भी जरूर है ना। लेकिन CFL, अगर मैं सिंपली CFL कहूं तो मैं बोल दूं कि रेगुलर होगी, मैं ऐसी बात की गारंटी नहीं कर सकता। थोड़ा और अच्छा बोलूं तो ये बात, अभी देखो वेन डायग्राम है तो आप इंप्लीकेशन की भाषा में भी लिख सकते थे। इस चीज को इंप्लीकेशन की भाषा में कैसे लिख के आओगे भाई? रेगुलर लैंग्वेज इंप्लाइज CFL, बस सिंपल बात है ना। क्योंकि ये अंदर है, ये बाहर है, मैंने आपको समझाया था। अभी देखो P इंप्लाइज Q का वेन डायग्राम कैसा होता है भाई? P अंदर होता है और Q बाहर होता है ना। तो मतलब whenever P is true, Q is true, है ना। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, मैंने प्लीज ये सब बता रखा है। आपको नहीं समझ आया तो प्लीज लॉजिक की प्लेलिस्ट देखो भाई, मैं यहाँ पे बार बार चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हाँ जी, तो यही इसी वेन डायग्राम से मैं सिंपली बात बोल के भाग सकता था कि रेगुलर इंप्लाइज CFL, है ना। मतलब रेगुलर होगी तो CFL जरूर होगी, बट रेगुलर नहीं हुई तो CFL हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसका कन्वर्स क्या होगा भाई? कन्वर्स होगा CFL इंप्लाइज रेगुलर। ये बात बिल्कुल बकवास है भाई, है ना, वन वे थ्योरम है ये, है ना। तो मतलब CFL इंप्लाइज रेगुलर का मतलब क्या हो जाएगा भाई? CFL है और रेगुलर भी है, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज हैं जो कि CFL है बट रेगुलर नहीं है। ये बैठी हुई सारी लैंग्वेज, जितने भी हमने स्टार बनाए हैं, ये सारी लैंग्वेज कैसी हैं भाई? CFL है बट रेगुलर नहीं है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज ये सब अब इतनी बेसिक चीजें हैं जो आपको गेट एग्जाम में कंफ्यूजन में डालेंगी, इसलिए मैं सारी कंफ्यूजन अभी आपके साथ साथ दूर करता जा रहा हूं, ताकि आपके माइंड में कभी भी टेंशन ना आए इन सब क्वेश्चंस को लेकर के। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, ऐसे ही मैं यहां से ये भी बोल सकता था कि CFL इंप्लाइज CSL, ठीक है ना। तो इन दोनों में देखो, रेगुलर इंप्लाइज CFL, CFL इंप्लाइज CSL, तो इन दोनों बातों से हम लोग सिंपली क्या कह सकते हैं भाई? रेगुलर इंप्लाइज CSL, है ना। तो आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, ये सब वन वे थ्योरम से आप अपने बना सकते हो। तो फिर वो बात आएगी भाई, वन वे थ्योरम आएगी तो फिर 4 क्वेश्चन बनेंगे, है ना। कौन कौन से? रेगुलर इंप्लाइज CFL हमने बोल दिया, CFL इंप्लाइज रेगुलर गलत हो जाएगा, नॉट रेगुलर इंप्लाइज नॉट CFL, ये बात भी गलत हो जाएगी, बट नॉट CFL इंप्लाइज नॉट CFL इंप्लाइज नॉट रेगुलर, ये बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी, है ना। मैं एक बार लिख देता हूं, कोई बात नहीं, अगर आपको कंफ्यूजन जरा सा भी लग रहा है मैं लिख देता हूं। देखो भाई, रेगुलर इंप्लाइज CFL, ये बात एकदम ठीक है। इसका कन्वर्स CFL इंप्लाइज रेगुलर, बकवास बात है ना, क्योंकि वन वे थ्योरम है ये। अच्छा, ऐसे ही इसका इनवर्स नॉट रेगुलर, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना भाई, दिमाग लगाना ही नहीं है, सिंपल लॉजिक की भाषा में बात करो, मेरे से ज्यादा बात मत करो क्या होगा क्या नहीं होगा, सिंपल लॉजिक की भाषा में बात करो। नॉट रेगुलर इंप्लाइज नॉट CFL, बकवास बात है क्योंकि इनवर्स है। और कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा? नॉट CFL इंप्लाइज नॉट रेगुलर। हाँ जी, बात बिल्कुल ठीक है ना। ऐसे आएंगे क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूजन में डालेंगे और दिक्कत में डालेंगे, सोचना समझना ही नहीं है, लॉजिक की भाषा में मेरे साथ बात करो। ये हमारा डायरेक्ट है या इंप्लीकेशन है, ये क्या होगा भाई? कन्वर्स, ये हो गया इनवर्स और ये होगा कॉन्ट्रापोजिटिव। तो डायरेक्ट ट्रू है या इंप्लीकेशन ट्रू है तो उसका कॉन्ट्रापोजिटिव वर्जन ट्रू होना ही होना था, बस ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, सिंपल बोलो नॉट CFL इंप्लाइज नॉट रेगुलर। हाँ जी, बात बिल्कुल ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलो ठीक है, बहुत सारा मैंने बैकग्राउंड बना दिया, बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब अपना मेन बात शुरू करते हैं कि कोई ऐसा एग्जांपल तो लाके दूं आपको कि कोई ऐसी लैंग्वेज दिखाता हूं जो CFL निकलेगी बट रेगुलर नहीं निकलेगी, मैं भी आपको दिखाता हूं। ठीक है, मैं पहले साइड में आ रहा हूं, आप पहले इसको फटाफट नोट डाउन करो, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, कर लिया नोट डाउन? हटा दूं? हाँ जी, अब देखो भाई, अब देखो कितना ब्यूटीफुल और कितना सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एक ऐसी लैंग्वेज जो कि CFL तो है बट रेगुलर नहीं है, ऐसी देते ही हम लोग कह पाएंगे कि ये वाली चीज एक किस्म से डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉल्स है ना, मतलब CFL इंप्लाइज रेगुलर वाली बात हमारी फॉल्स हो जाएगी। अगर मैंने एक एग्जांपल ऐसा दे दिया, दिखाता हूं मैं आपको एग्जांपल, हटा दूं मैं इसको भी, है ना। हाँ देखो भाई, एग्जांपल लैंग्वेज है भाई A पावर n B पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बहुत बेसिक और बहुत सिंपल एग्जांपल।
लगभग लगभग हर बार हर किताब में आपको एग्जांपल मिलेगा। a पावर n b पावर n n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या है भाई, एक वेल नोन CFL है जो कि रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, कंटेक्स्ट फ्री तो है बट रेगुलर नहीं है। मैं कैसे प्रूव करूं कि ये रेगुलर नहीं है? रेगुलर नहीं है तो इसका मतलब मेरे को क्या कहना पड़ेगा, ना तो मैं इसके लिए कोई ऑटोमेटा बना सकता हूं, ना ही मैं इसके लिए कोई रेगुलर ग्रामर लिख सकता हूं। तो कोशिश करता हूं कि रेगुलर ग्रामर शायद मैं लिख पाऊं। a पावर n b पावर n है, s गोज टू as। देखो जैसे ही आपने, क्योंकि एक बहुत सारी चाहिए ना, लैंग्वेज समझ पा रहे हो ना, इक्वल एज फॉलोड बाय इक्वल बीज, तो लैंग्वेज में सबसे पहले नल आएगा, उसके बाद फिर ए बी आएगा, फिर डबल ए डबल बी आएगा, फिर ट्रिपल बी आएगा, डॉट 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 डॉट। इक्वल एज के पीछे इक्वल बीज हैं, तो ऐसे समझो आपको बहुत सारे एज पैदा करने हैं ना, सिंगल ए भी करना है, डबल ए, ट्रिपल ए, फोर ए, बहुत सारे ए पैदा करने हैं, तो आपको एस इंप्लाइज एस लगाओगे। लेकिन जैसे ही आपने एस इंप्लाइज एस लगाया तो आपका कंट्रोल तो नहीं रहेगा ना ए पे, आप जितने मर्जी ए पैदा करवा लोगे और जितने मर्जी ए पैदा करवा लोगे तो उसके पीछे बी का हिसाब कहां से लाओगे? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल बात है भाई, एस गोज टू एस आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपने एस गोज टू एस नहीं लगाया तो इनफिनिट नंबर ऑफ एस कैसे पैदा करवाओगे? देखो सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, 4A, 5A एंड सो ऑन, 1 लाख है, 1 करोड़ है, जितने चाहोगे उतने चाहिए आपको, चाहिए तो फिर एस इंप्लाइज एस तो लगाना पड़ेगा, इसके बिना तो मेरी बात बनेगी नहीं। तो जैसे मैं ये लगाऊंगा, ये लगाते ही मैं फंस जाऊंगा। क्यों फंस जाऊंगा? क्योंकि जितने मर्जी चाहूं मैं उतने यहां से पैदा कर लूंगा, तो गिनती कैसे रखूंगा कि बी आगे कितने आ रहे हैं? बात समझ रहे हो? जैसे देखो अगर आपको लगता है भी है तो मैं कोशिश करते, देखो एस इंप्लाइज एस और फिर बी बी, और बी गोज टू बी बी और नल, या एस गोज टू नल। ये मैंने ग्रामर जो लिखी है शायद मैंने आपको पहले भी लिख के दिखाई थी। ये ग्रामर क्या है भाई? ये सिंपल ग्रामर है भाई, a पावर n b पावर n। समझ पा रहे हो? नल भी दे रहा है ना, तो जीरो ए जीरो भी आ सकते हैं, ओनली एज भी आ सकते हैं, है ना, मतलब ये देखो नल है तो n और m जीरो भी हो सकते हैं। अब वही बात है, देखो क्वेश्चन आएगा तो कैसे प्रूव करेंगे कि क्या है? कंफ्यूजन पता है क्या आएगा? कंफ्यूजन ये आएगा a पावर n b पावर n है तो n, m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, n, m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, डॉट डॉट क्या है? तो ये कंफ्यूजन आता है गेट एग्जाम में। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे बोलना है एस इंप्लाइज नल है ना, तो n और m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। अच्छा फिर आगे और चेक कर लो, फिर भी कोई गलती ना हो जाए, फिर भी चेक कर लो। एस इंप्लाइज नल आया, अच्छा जितने चाहोगे उतने पैदा कर लोगे, उतने ए पैदा करने के बाद आप बी से भी भाग सकते थे, है ना, तो बी बी करके भागोगे तो फिर आगे जितने चाहोगे उतने भी पैदा कराओगे। मतलब सिंपल ऐसे चेक करना, देखो ऐसे चेक करना, तो नल पैदा हो रहा है, हाँ जी, सिंगल ए पैदा हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल ए एस से, अच्छा जी सिंगल बी पैदा हो रहा है, हाँ जी एस गोज टू बी बी, और यहाँ से बी करके भागेंगे, है ना, डबल बी, फिर ये देखो डबल ए, डॉट 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 सारे आ रहे हैं, तो अब आप समझ रहे होगे ए के पीछे बी आ जाएंगे, डॉट डॉट डॉट, 10, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो वही बात है भाई, अब देखो अब कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे सकते थे, ये ग्रामर क्या कर रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप क्या बोलोगे भी, देखो a पावर n b पावर m सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि देखो s गोज टू नल आ रहा है। अच्छा देखो n, m, या देखो पहले स्ट्रिंग देखा करो, ऐसे नहीं, नल पैदा हो रहा है, अच्छा जी सिंगल ए पैदा हो रहा है, हाँ जी, डबल ए पैदा हो रहा है, हाँ जी, ट्रिपल ए पैदा हो रहा है, हाँ जी, एस पे तो हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं। अच्छा जी 20 जब आएंगे तो देखो 20 कैसे आएंगे, देखो या तो सिंगल भी नहीं आएगा, देखो डबल भी आएगा, है ना, सिंगल भी कैसे, देखो एस गोज टू बी बी, तो बी गोज टू बी करके भागोगे तो डबल भी आएगा, ट्रिपल भी आएगा, 4 भी आएगा, एंड सो ऑन ऐसे आएंगे, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, हम इस लैंग्वेज को कैसे लिखेंगे भाई, a पावर n b पावर m सच दैट n, m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड m इज नॉट इक्वल टू 1, ऐसे बोलना पड़ेगा। बात समझ आई? इस तरीके से हम लोग इस ग्रामर के कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज लिख सकते हैं। बहुत नॉलेज देने भी मैंने आपको, प्लीज एक बात समझ लो, बहुत कुछ मैंने टीओसी में पढ़ाना है और क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस कराने हैं, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे जैसे मेरे माइंड में चीजें आती है मैं आपको आराम से समझाता रहता हूं, और प्लीज आप भी साथ साथ समझते जाओ। एकदम एक ही क्लास में सारा कुछ समझना इम्पॉसिबल होता है। आपके मन में आ सकता है कि सर ये वाला एग्जांपल फिर आपने स्टार्टिंग में क्यों नहीं दिया, है ना, जब हम रेगुलर ग्रामर की कंस्ट्रक्शन कर रहे थे वहां क्यों नहीं दिया। अरे भाई ऐसे मत सोचो, मैं बहुत कुछ चीजें मिंगल अप करा के आपको पढ़ाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आपके अंदर नॉलेज इनकलकेट करूंगा, तो आपको नॉलेज पकड़ में आएगी कब, जब आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखोगे। एक ही दम अगर एक ही बार में मैंने आपको सारा कुछ दे दिया तो आपको टीओसी से मुश्किल सब्जेक्ट कोई नहीं लगेगा। टीओसी विल बी जस्ट लाइक अ हेल फॉर यू। मैं नहीं चाहता आपके लिए बहुत मुश्किल सब्जेक्ट बन जाए, मैं इसको इजी रखना चाहता हूं, इसलिए डे बाय डे धीरे धीरे मैं आपको ग्रो करवा रहा हूं, तो आप भी मेरे साथ साथ धीरे धीरे ग्रो करने की कोशिश करो, ठीक है। ओके जी, ठीक है, तो थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये है हमारी लैंग्वेज फॉर दिस ग्रामर। अच्छा जी, तो अब मेन बात ये देखो, यहां पे जैसे हमने ये देखा था, एक बार पहले इसको आराम से नोट डाउन करो, ठीक है, कर लिया नोट डाउन। हाँ, जैसे हमने यहाँ पे नल रखा हुआ था, तो हमारी ये
जो ग्रामर थी इसके कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज क्या निकली थी भाई, L was a power n b power m such that n, m greater than equal to 0, ये बनी है भाई लैंग्वेज। ठीक है, n और m का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इस बात को प्लीज अच्छे से समझने की कोशिश करो। क्यों, as जितने चाहूंगा उतने ही पैदा करवा लूंगा, है ना। उसके बाद भागने का तरीका या तो फिर b से भागूंगा, तो a के पीछे b नो डाउट आ जाएंगे, लेकिन हम कंट्रोल तो नहीं कर पाएंगे ना कितने आएंगे और कितने नहीं आएंगे। तो ये सबसे बड़ी मुसीबत है इस ग्रामर की। ठीक है, अब वही बात है, जबरदस्ती टाइम पास हो जाएगा, बट अगर आप चाहते हो कि इक्वल ए के पीछे इक्वल बी आपको चाहिए ही चाहिए, तो किसी और तरीके से सर ग्रामर लिखने की कोशिश करो, क्या पता हम लिख जाए। तो देखो भाई मैं ऐसे बोलता, फिर वही बात बचती है भाई, स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग चलने की कोशिश करो। एस गोज टू नल हमें पैदा करवाना है, अच्छा जी ए भी पैदा करवाना है ना, तो ए कर लो और ए गोज टू बी कर लो। ठीक है जी, ए भी पैदा हो गया। अब आप बोलोगे डबल ए डबल बी, तो लो जी हम बोलते हैं वही बात है, अनरेस्ट्रिक्टेड लिख देते हैं, रेस्ट्रिक्टेड चाहे तो लिख सकते हैं ग्रामर, हम अनरेस्ट्रिक्टेड लिख देते हैं, थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। तो हम बोलेंगे जी डबल ए बी और बी गोज टू डबल बी। अच्छा ठीक है, चलो मैं आपकी बात मान गया। फिर आप बोलोगे ट्रिपल ए सी और सी गोज टू ट्रिपल बी, चलो मैं आपकी बात मान गया। ऐसे कहां तक चलाओगे भाई, ग्रामर में प्रोडक्शन रूल तो फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट थोड़ी होते हैं। ऐसे तो आपको इनफाइनाइट प्रोडक्शन रूल लिखने पड़ जाएंगे, तब जाके हमारी बात बनेगी। आपको याद होगा भाई प्रोडक्शन रूल हमेशा फाइनाइट रहते हैं, इनफाइनाइट कभी नहीं हो सकते। तो बस है ना, याद है ना आपको, मैंने जो बताया था एनटीपीएस, नॉन टर्मिनल, टर्मिनल, प्रोडक्शन रूल और स्टार्ट सिंबल, है ना। 4 टप्पल से हम लोग ग्रामर को रिप्रेजेंट कराते हैं। तो प्रोडक्शन रूल क्या था भाई, फाइनाइट सेट था, याद है ना आपको, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल, मैंने अच्छे से लिख के दिखाया था आपको, याद आ रहा होगा, है ना। हाँ, तो बस वही चीज है भाई, तो फाइनाइट तो रहेगा, इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता, तो ऐसे तो हमें इनफाइनाइट बनाना पड़ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेन बात क्या है भाई, घुमा फिरा कर मैं कहना चाहता हूं कि ए पावर एन बी पावर एन के लिए आप रेगुलर ग्रामर नहीं लिख पाओगे, जितनी मर्जी कोशिश करें ना आपसे नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, अच्छा और देखो फाइनाइट ऑटोमेटा वाली बात आएगी, तो फाइनाइट ऑटोमेटा देखो भाई, है ना, जैसे आपके मन में आ सकता है कि हम इनिशियल स्टेट क्यू नॉट पे थे, है ना, तो हमने जितने चाहे उतने पढ़ लिए, उसके बाद बी पढ़ के हम लोग Q1 पे आ गए और जितने चाहेंगे उतने बी पढ़ते रहेंगे, है ना। ये भी फाइनल हमारी बात बन गई, बट नहीं, अगेन वही बात है भाई, ए जैसी आपने लूप लगाई, जितने चाहोगे उतने पढ़ जाओगे, बी का हिसाब किताब कहां से रखोगे। थोड़ा अच्छा और टेक्निकल बात बोलूं, टेक्निकल बात बनेगी कि वी कैन पंप एनी नंबर ऑफ एज। ठीक है, पंप, फिर वहीं से बात निकलेगी पंपिंग लेमा, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा अभी नहीं। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा बेसिक सा टॉपिक है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे टीचर पंपिंग लेमा को स्किप करके आगे भाग जाते हैं, कहते हैं इसका यूज नहीं है एंड सो ऑन, बट मैं आपको यूज दिखाऊंगा, बहुत अच्छे से और बहुत ब्यूटीफुल बातें मैं उसके साथ उसके अंदर आपके साथ करूंगा। ठीक है, आगे देखेंगे। वो मेन बात क्या है भाई, वी कैन पंप एनी नंबर ऑफ एज, है ना, जितने जाएंगे उतने ए, क्योंकि लूप आ गई ना, जितने जाएंगे उतने ए इसके अंदर पंप करते चले जाएंगे, तो बस वहीं पे हम लोग फंस जाएंगे। ठीक है, तो बात नहीं बनने वाली। अच्छा वही बात है भाई, अब जबरदस्ती खींचने वाली बात है, आप चाहोगे स्टेट्स बदलोगे तो बदल लो भाई, जितनी स्टेट्स आपको बदलनी है ना। ए पढ़ के हम लोग Q1 पे आ गए, बी पढ़ के हम लोग Q2 पे आ गए, ये हमारी फाइनल हो गई, है ना। नल हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा यहीं से, ये देखो इनिशियल फाइनल बना दो, नल एक्सेप्ट हो गया, फिर ए भी एक्सेप्ट हो गया, है ना। फिर डबल ए डबल बी एक्सेप्ट करना था, तो आप बोलोगे जी ठीक है जी, लो एनएफए बना रहा हूं मैं, है ना, Q3, फिर ए पढ़ के हम लोग Q4 पे आ जाएंगे, फिर एक बी पढ़ के हम लोग Q5 पे, और एक बी और पढ़ के हम लोग Q2 पे चले जाएंगे। तो ऐसे फिर वही बात है कि भाई इनफाइनाइट स्टेट्स बन जाएंगे, ऐसे ट्रिपल ए ट्रिपल बी, फिर 4 टाइम्स ए 4 टाइम्स बी एंड सो ऑन। तो इनफाइनाइट स्टेट्स का ऑटोमेटा थोड़ी बना सकते हो, नाम से समझो, फाइनाइट ऑटोमेटा मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, इनफाइनाइट स्टेट्स नहीं हो सकती, हमारी बात नहीं बनने वाली। ठीक है, तो वही बात है भाई। अब देखो सिंपल बात इतनी मैं बोलता हूं, इनफाइनाइट लैंग्वेज है ना, ये फाइनाइट लैंग्वेज तो है नहीं, तो अगर इनफाइनाइट लैंग्वेज है, आपको उसको फाइनाइट ऑटोमेटा से एक्सेप्ट करवाना है, तो पक्की बात है भाई, फाइनाइट ऑटोमेटा से अगर आप इनफाइनाइट लैंग्वेज एक्सेप्ट कराना चाहते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप जरूर आई होगी। लूप इन द सेंस कोई ना कोई स्टेट रिपीट जरूर हुई होगी। ये देखो अब यहाँ पे मैं कोई स्टेट रिपीट नहीं कर रहा हूं, तो फिर ऐसे चलता रहूंगा तो इनफाइनाइट स्टेट्स का ऑटोमेटा बन जाएगा। तो अगर सीधी सी बात है, अगर मैंने कोई ना कोई स्टेट रिपीट करी होगी, जैसे देखो यहाँ पे, ये देखो ये लूप है ना, तो हम यहाँ पे क्यू नोट पे बार बार जा रहे हैं ना, तो हमने स्टेट रिपीट करी है। ऐसे यहाँ पे देखो बी बार बार जा रहे हैं ना, यहाँ पे हमने स्टेट रिपीट करी है। ठीक है, तो ये एक किस्म से इनफाइनाइट लैंग्वेज सेट करवा पा रहा है। सिंपल बात है भाई, इनफाइनाइट लैंग्वेज है, फाइनाइट ऑटोमेटा से एक्सेप्ट कराना चाहते हो, मतलब स्टेट्स जो है उसके अंदर फाइनाइट है, इनफाइनाइट को फाइनाइट कैसे एक्सेप्ट करवाएगा भाई, सीधे सी बात है, फाइनाइट को बार बार हमें कहीं ना कहीं बीच में बार बार घुमाना पड़ेगा, है ना। ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसे, ये देखो जैसे ये क्यू नोट क्यू नोट क्यू नोट क्यू नोट बार बार घूमते रहेंगे, Q1 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 घूमते रहेंगे, या फिर ये देखो भाई ऐसे लूप लगा लेना, ए पढ़ के ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं और कुछ नहीं, बी पढ़ के ऐसे, है ना, तो ऐसे 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 घूमते रहेंगे हम लोग। तो मतलब क्या है भाई, अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट लैंग्वेज है और फाइनाइट ऑटोमेटा से एक्सेप्ट करवाना है, तो कहीं ना कहीं जरूर लूप आएगी, बिना लूप के हम काम नहीं कर सकते। और जैसे ही लूप आएगी तो मैं क्या कहूंगा भाई, जो भी लूप के अंदर हमारे पास यू कैन से सिंबल्स होंगे, हम उन सिंबल्स को जितने बारी चाहेंगे उतनी बारी पंप कर जाएंगे, और फिर हम गिनती नहीं रख पाएंगे और भी कितने हैं।
बात समझ आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ये देखो भाई, जैसे देखो हमने ए पंप करने की कोशिश करी थी, तो ए जितने जाएंगे उतने पंप कर, जैसे देखो यहाँ पे ए बी, तो ए बी आप पंप करते चले जाओगे तो हिसाब नहीं रख पाओगे ना कितने ए बी हमने पंप कर लिए, जितने जाएंगे उतने पंप कर लेंगे। आई थिंक आ रहा होगा आपको समझ में क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। वैसे ए बी वाला बात तो हम यहाँ कह नहीं सकते क्योंकि ए के पीछे बी है, ये तो ए बी की खिचड़ी बना देगा, है ना। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरे ख्याल से आपको बेसिक आइडिया लग रहा होगा। बेसिक आइडिया ये है भाई, यहाँ पे ये ए पावर एन बी पावर एन के लिए प्रॉपर प्रूफ भी है। प्रॉपर प्रूफ मैं आपको पंपिंग लेमा में दूंगा कि इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा क्यों नहीं बनता। बेसिक इंट्यूशन से आपको प्रूफ समझ में आ गया होगा, और साथ साथ ग्रामर क्यों नहीं बनती उसका भी इंट्यूशन से आपको प्रूफ समझ में आएगा कि ए पावर एन बी पावर एन के लिए हम लोग ग्रामर नहीं लिख सकते, ठीक है, मतलब रेगुलर ग्रामर नहीं लिख सकते और ना ही फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा तो अब ठीक है, मैं एक दो बात आपके साथ और करता हूं यहाँ पे, है ना। एक चलो मैं साइड में, तो पहले नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ता हूं। कर लिया नोट डाउन, हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। अच्छा तो अब हमने एक एग्जांपल देख लिया कि ए पावर एन बी पावर एन जो कि रेगुलर नहीं निकली, है ना। हमने इसको इंट्यूशन से प्रूफ भी किया है, प्रॉपर प्रूफ मैं आपको आगे पंपिंग लेमा में दूंगा, बट बेसिक सी बात आपको समझ में आ चुकी है। अच्छा अब देखो, क्या एक ही एग्जाम्पल है या कोई और एग्जाम्पल भी है जो कि रेगुलर नहीं निकलेगा, उसकी मैं बात करता हूं। जैसे मैं लेता हूं से L इज इक्वल टू ए पावर एन बी पावर एम सच दैट n इज ग्रेटर n कॉमा या कुछ भी लिख लो, n कॉमा ग्रेटर इक्वल टू 0 1 इट हार्डली मैटर्स टू मी। मेन बात क्या है, साथ साथ मैं एंड लगा के बोलता हूं कि n इज ग्रेटर देन m, ठीक है। इसके लिए क्या करें, क्या ये आपको रेगुलर नजर आ रही है? अगेन वही बात, देखो भाई n कॉमन ग्रेटर इक्वल टू 0, यहां तक तो बात ठीक है, ये तो हमें पता है रेगुलर है क्योंकि n नंबर ऑफ एस फॉलोड n नंबर ऑफ बीस है। हम हिसाब किताब नहीं रख सकते a कितना है b कितना है, सीधी सी बात है। जब हम हिसाब किताब नहीं रख सकते तो हम ये कैसे बोलेंगे कि n इज ग्रेटर देन m है, मतलब a ज्यादा है b से, हम हिसाब किताब नहीं रख पाएंगे। बात समझ आ रही है? ये क्या कहना चाह रहा है, ये लैंग्वेज पता है कैसे कहना चाह रही है? देखो n कॉमन ग्रेटर इक्वल टू 0 n इज ग्रेटर देन m, तो लैंग्वेज में सबसे छोटा स्ट्रिंग पता है कौन सा होगा? सबसे छोटा स्ट्रिंग नल नहीं हम कह सकते, क्यों? क्योंकि फिर वो n इज इक्वल टू m हो जाएगा, है ना, क्योंकि मतलब दोनों जीरो हो जाएंगे, वो हम करेंगे नहीं। तो सबसे छोटा स्ट्रिंग a होएगा, फिर डबल a होएगा, फिर ट्रिपल a होएगा, डॉट 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 ऐसे स्ट्रिंग्स आएंगे। उसके बाद फिर डबल a b आएगा, फिर ट्रिपल a b आएगा, डॉट 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 ऐसे, या फिर डबल a या ट्रिपल a डबल b डॉट 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 डॉट। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को, मतलब a ज्यादा होनी चाहिए b से, बस इतना हमें लैंग्वेज बनानी है ना। तो ये लैंग्वेज भी रेगुलर नहीं निकलेगी भाई, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे हिसाब किताब रखना पड़ेगा a कितने और b कितने हैं, मतलब डायरेक्टली हम क्या कहना चाहते हैं कि a ज्यादा होनी चाहिए b से। तो ये हिसाब किताब भाई फाइनाइट ऑटोमेटा के बस की बात नहीं है, और ऑब्वियसली रेगुलर ग्रामर भी हम इसके लिए नहीं लिख पाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन वही बात भी, अगर जबरदस्ती बोलना मैं मतलब आप चाहते हो कि मैं बोलूं तो मैं बोल देता हूँ। as और करोगे, जैसे as करोगे वहीं फंस जाओगे भाई, है ना। फिर a जितने मच जाओगे उतने पैदा करवा लोगे, फिर उसके बाद फिर बीस आएंगे। तो इसे देखो, अब फिर वही बात है, नल करेंगे या चलो ठीक है ये बी करते हैं और फिर बी से बी करेंगे, तो लो भाई वही बात आएगी भाई, है ना। तो ये बी जब हम करेंगे तो जितने चाहेंगे उतने भी पैदा करवा सकते हैं, यहाँ से जितने चाहेंगे उतने ए पैदा करा सकते हैं। तो ये कैसे हिसाब रखेंगे कि ए ज्यादा है बी से, बी भी तो ज्यादा हो सकते थे ए से। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये जितनी चाहूंगा उतनी बार लगाऊंगा प्रोडक्शन रूल, ये जितनी बार चाहूंगा उतनी बार लगाऊंगा प्रोडक्शन रूल। तो मैं कैसे हिसाब रखूं कि ए ज्यादा है बी से? हम नहीं रख सकते। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को। सिमिलरली अगर मैं आपको एक और दूं, मेरे ख्याल से अब खींचने वाली बात हो जाएगी, आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे a पावर n b पावर m, शॉर्ट में लिखता हूं मैं n इज लेस देन m, बात नहीं बनने वाली। ऐसे ही a पावर n b पावर m n इज नॉट इक्वल टू m, यहां भी बात नहीं बनने वाली। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? क्यों? क्योंकि ये क्या कहेगी भाई, ये देखो मैं अच्छे से लिख देता हूं। देखो ये चीज क्या कह रही है भाई, a और b बराबर नहीं होने चाहिए। लेकिन जब हम इस टाइप से ग्रामर लिखेंगे, जो हमारी रेगुलर ग्रामर हमने लिखी थी, याद है ना आपको, मैंने अभी लिख के दिखाई थी, ये देखो जैसे n कॉमन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, यहाँ पे भी नल भरो, यहाँ पे भी नल भरो, हाँ जी। तो हम a पैदा कराएंगे, b पैदा कराएंगे, तो यहाँ पे ये ग्रामर इक्वल है और इक्वल भी तो दे के भाग सकती है, क्या टेंशन है? लो डबल ए डबल बी आप क्यों नहीं पैदा कराओगे? बिल्कुल पैदा कराओगे इस ग्रामर से, कोई नहीं रोक रहा आपको। दो बार ये लगा लेना, दो बार एस कर लेना, बी करके भागना, और यहाँ से बी से फिर एक बी करके एक नल करके भाग जाना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, इतना आप में थोड़ी सी कॉमन सेंस होगी। तो डबल ए डबल बी आप बोल सकते हैं कि ये ग्रामर जनरेट कर रही है। लेकिन ये क्या है भाई, ये क्या लैंग्वेज कह रही है कि n इज नॉट इक्वल टू m, मतलब n और m बराबर नहीं होने चाहिए। तो फिर ये बात है भाई, ये ग्रामर इसके लिए काम नहीं है। आई थिंक बेसिक सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, आप समझ पा रहे होगे। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना, फिर अगेन वही बात है, यहाँ पे मैं हिसाब किताब रखना चाह रहा हूँ कि n और m बराबर नहीं होने चाहिए, मतलब a और b बराबर नहीं होने चाहिए। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि a ज्यादा हूँ b से, या मैं कह रहा हूँ कि b ज्यादा हूँ a से, है ना। इनफैक्ट ऐसे बात, अच्छी बात ये भी बोल सकता था, ये 1 ये 2, 1 और 2 का यूनियन करवा लो भाई, ये लैंग्वेज हमारी वो है। मतलब या तो n मतलब या तो a ज्यादा होना चाहिए या b ज्यादा होना चाहिए, एक ही तो बात है।
अगर मैं दोनों को यूनियन करूंगा तो उसका मतलब क्या होगा, ए ज्यादा या बी ज्यादा, तो वही तो है ये n is not equal to m। n is not equal to m को आप क्या कह सकते हो भाई, दैट इज इक्वल टू सेइंग एज n is greater than m और n is less than m, है ना। और लिखना है प्रॉपर, ऐसे और लिख दो, लेकिन तो इन दोनों का यूनियन है ये लैंग्वेज। तो अगेन वही बात है, अभी बात नहीं बनने वाली। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब जहां पे भी हिसाब किताब रखने वाली बात आएगी वहां पे हमारी रेगुलर फेल है भाई, है ना। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे मन में और आ रहा है, देखो अब इससे क्योंकि देखो ऐसा हम एग्जैक्टली क्यों नहीं कर पा रहे, हिसाब किताब क्यों नहीं रख पा रहे, क्योंकि जो फाइनाइट ऑटोमेटा है ना वो याद नहीं रख पाता कि उसने कितने ए पढ़े हैं। बात समझ आ रही है, वही बात है ना। जैसे देखो फाइनाइट ऑटोमेटा की अगर मैं बात करूं तो वही बात है, जैसे मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था, हमने ए पढ़ा, उसके बाद ये इनिशियल फाइनल थी, बी पढ़ के हम लोग Q1 पे आ गए, ये भी फाइनल थी और यहाँ पे हमने बी पढ़ा ली थी, है ना। ये शायद मैंने NF आपको बना के दिखाया था, और a पावर n b पावर m, ये है ना a पावर n b पावर m सच दैट n m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस लैंग्वेज के लिए हमने ये आपको फाइनाइट ऑटोमेटा बना के दिखाया है। प्लीज बार बार बोलता हूं भाई, नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहा हूं मैं एंड सो ऑन, प्लीज पहले मेरे प्रीवियस वीडियो देख लो। ऐसे बीच बीच में से वीडियो देखोगे ना भाई, आपको लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको ठीक से समझ नहीं आएगा, है ना। कंस्ट्रक्शन वाली वीडियो देखो पहले शुरू में, अगर आपको इस सब में डाउट आ रहा है, ठीक है जी। तो मेन बात क्या है भाई, हमने इस लैंग्वेज के लिए ये हमने फाइनाइट ऑटोमेटा बना के दिखाया है। अब एज का हम हिसाब कैसे रखेंगे, मतलब गिनती कैसे करेंगे, कितने एज आए हैं। तो मेन बात क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा को स्ट्रिंग पूरा याद नहीं रहता, कितना पढ़ के आया है और आगे कितना पढ़ना है। तो अगर उसको याद रखना है तो स्टेट बदलनी पड़ेगी। बात समझ आ रहा है। अगर आप कहते हो यहाँ पे तो ए का बिल्कुल भी हिसाब किताब नहीं है, अगर आप एक एक का हिसाब रखना चाहते थे तो लो जी, ये लो 2 स्टेट लगेंगे एक एक का हिसाब रखने के लिए, तब ये गिनती करके बता सकते हैं कि हाँ जी मैंने एक पढ़ लिया है ना। 2 ए का हिसाब रखना है तो आपको 2 स्टेट का NFA बनाना पड़ेगा, NFA DFA जो मर्जी बोलो, मतलब Q2 पे आओगे तो आप बोलोगे कि हाँ जी मैंने 2 ए का हिसाब रख लिया। फिर आप एक और पढ़ोगे तो Q3 पे आओगे तो आप बोलोगे अच्छा जी मैंने 3 ए का हिसाब रख लिया, तो एंड सो ऑन। तो अगर आपको एज का हिसाब रखना है तो आपको स्टेट्स बदलनी पड़ेंगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, तभी आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली में कह सकते हो कि स्ट्रिंग ये याद रख सकता है, नहीं तो स्ट्रिंग याद इसको नहीं रहता बिल्कुल भी। और कहीं पे भी हमने लूप डाल दी तो फिर वही हम फंस जाएंगे, वही बात आएगी पंप, जैसे मैंने यहाँ पे ए बोल दिया तो यहाँ पे कितने चाहूंगा उतने ए पंप कर जाऊंगा, तो मैं हिसाब किताब नहीं रख पाऊंगा भाई। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लूप आ गई तो DFA या NFA हिसाब नहीं रख पाएगा या उसको याद नहीं रहेगा हमने कितना कुछ पढ़ दिया है ना। लूप नहीं आई, स्टेट बदल के हम लोग शायद याद रख सकते हैं कि हमने कितना कुछ पढ़ा और कितना कुछ नहीं पढ़ा है, एंड सो ऑन। कोई बात है, फाइनाइट ऑटोमेटा है मतलब उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, और फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं तो ये फाइनाइट स्ट्रिंग ही याद रख सकता है, मतलब फाइनाइट अमाउंट ऑफ स्ट्रिंग ही याद रख सकता है। बहुत बड़ा अगर आपके पास स्ट्रिंग होगा तो ये याद नहीं रख सकता। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो बेसिक सी बात, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट एग्जाम में काफी बार पूछी है, प्लीज ध्यान से समझना मैं क्या बात बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइनाइट ऑटोमेटा हैज लिमिटेड मेमोरी। इसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि इसके पास इनफाइनाइट मेमोरी है, इसके पास बहुत लिमिटेड मेमोरी है। और ऐसे भी नहीं बोलना नो मेमोरी एट ऑल, थोड़ी बहुत तो मेमोरी है, कुछ तो याद रखता है। जैसे मैंने बोला आपको Q3 पे है तो 3 है तो याद रख के बैठा हुआ है। स्टेट्स का मतलब ये है कि इसने कुछ याद रखा हुआ है। तो प्लीज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेट में काफी बार आया, आपको माइंड में फिट करके रखना है। क्या फाइनाइट ऑटोमेटा हैज लिमिटेड मेमोरी, हम ऐसे नहीं कहेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा हैज नो मेमोरी एट ऑल, कुछ तो है। और ऐसे भी नहीं कहेंगे इसके पास इनफाइनाइट मेमोरी है, नहीं, अगर इसके पास इनफाइनाइट मेमोरी होती तो फिर ये स्ट्रिंग याद रख लेता, स्ट्रिंग याद रख लेता तो फिर आप अपने आप कर लेता। जैसे देखो ए डाल लेते हैं, जैसे देखो ऐसे समझ, अब वही बात है आगे मैंने बात करनी है ऐसे, बट आप इमेजिन कर लो कि स्टैक है हमारे पास, इनफाइनाइट मेमोरी का स्टैक है, तो ए अंदर मैं उसके डालता चला जाऊंगा और जब बी आएंगे तो मैं उससे काटता चला जाऊंगा और देख लूंगा भाई। जैसे देखो ए आए मैंने पुश कर लिया भाई, बहुत इनफॉर्मल वे से मैं आपको रफली समझा रहा हूं। जैसे देखो हमने बोला कि ट्रिपल बी ये सेट होगा कि नहीं, तो मैं क्या कहूंगा भाई ए सारे इसके अंदर पुश कर लेना और जब बी आएंगे तो उनसे एक ही कटाई कर लेना, है ना। स्टैक के अंदर डाल दिए, बी आएंगे तो हम उसे कटाई कर लेंगे, है ना। और बस काटने के बाद हमें पता लग जाएगा कि देखो ये स्टैक भी खाली हो गया और हमारा पूरा स्ट्रिंग भी खाली होगा, तो ठीक है ए और बी बराबर है। तो एक किस्म से डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं, आपको इनफाइनाइट मेमोरी चाहिए भाई, तभी आप काम कर सकते हो। लेकिन ये काम फाइनाइट ऑटोमेटा की बिल्कुल बस की बात नहीं है। तो ये सब चीजें मैंने जो बताई हैं आपको आगे पीडीएफ में समझाऊंगा, पुश डाउन ऑटोमेटा जो हम आगे देखेंगे, कंटेक्सुअल लैंग्वेज का एक एक्सेप्टिंग डिवाइस है, मैंने आपको शायद चुमस्की लड़की में भी बताया था, वहां पे हम लोग ये सब बात करेंगे। आपके मन में आएगा स्टैक क्यों लिया, क्यों नहीं लिया, एंड सो ऑन, वो सब बातें आराम से आगे करेंगे, अभी नहीं। बेसिक्स आइडिया आपको समझ आ रहा है ना। हमें इनफाइनाइट मेमोरी चाहिए भाई, ताकि हम जितने चाहेंगे उतने इसके अंदर डाल देंगे और जब बीज आएंगे तो उनसे काट के पता लगा लेंगे कि ए और बी बराबर है या नहीं है। लेकिन ये काम फाइनाइट ऑटोमेटा के बस की बात नहीं, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना, क्योंकि इसके पास क्या है भाई, फाइनाइट अमाउंट ऑफ मेमोरी है, इनफाइनाइट मेमोरी इसके पास नहीं है। मतलब जितना चाहे उतने याद रख ले स्ट्रिंग, नहीं ऐसे नहीं कर सकता, ठीक है। याद रख सकता तो शायद ये भी काम कर लेता, अगर इसको याद रह जाता कि इसने कितने पढ़े, ऐसे समझो इसको सब याद रहता कितने पढ़े हैं, जैसे 4 ए पढ़ लिए उसके बाद 3 भी पढ़े हैं, तो आप ये इसको याद है 4 ए पढ़े उसके बाद 3 पढ़े हैं, तो ठीक है जी 4 बढ़ा 3 से हमारा काम हो गया, ऐसे कर लेता ना ये काम, है ना। फिर मैं बोलता कि
1 लाख ए पड़े, उसके पीछे 2 लाख 20 पड़े, इसको सब याद है तो बता देगा जी 2 लाख बड़ा है 1 लाख से, तो हमारा काम हो गया। ऐसे में बोलता हूं आपको, सिंपल बात ऐसे समझो, 1 लाख ए पड़े, उसके बाद 2 लाख 20 पड़े, तो आपको याद रहा ना 1 लाख ए आपने देखे हैं, आपके माइंड में रहा ना, एक एक करके गिनती करी तो आप दिमाग में घुस गए ना। उसके जब आपने 20 देखे तो 2 लाख थे, आपके दिमाग में घुस गए ना कि ठीक है जी 2 लाख 20 है, तभी आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, पूरा पूरा स्ट्रिंग याद रख रहे हो, 1 लाख ए उसके पीछे 2 लाख 20, तो आपको समझ आएगा कि बी ज्यादा है ए से, तो आप कह सकते हो कि हाँ जी ठीक है हमारी लैंग्वेज में आएगा ये नहीं आएगा एंड सो, ये सब बात कर सकते हैं। लेकिन ये सब काम फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं कर सकता। आई थिंक अब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसके पास फाइनाइट मेमोरी है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी है। इनफाइनाइट मेमोरी होती, बहुत ज्यादा कुछ होता तो शायद कर लेता। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो इसके पास मेमोरी ज्यादा नहीं है, तो इसलिए ये याद नहीं रख पाता, और अगर याद नहीं रख सकते तो फिर कंपैरिजन कहां से कराएगा, मेन बात ये बोलो, बात समझ आई? याद रखोगे तभी तो आप कंपैरिजन कराओगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, हिसाब किताब कैसे रखोगे, सब कुछ याद हो तभी, अगर याद ही नहीं तो फिर आप हिसाब किताब कैसे रखोगे, वही बात है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो सिंपल बात है भाई, जैसे हम कहते हैं कि कोई दुकानदार के पास आप गए, आपने कुछ सामान लिया, उसकी मेमोरी लिमिटेड है, मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसका दिमाग भी कमजोर है, आपने बोला मैं कल दूंगा पैसे इसके, ठीक है जी, तो अब वही बात है, वो भूल भाल गया, इसने लिखा नहीं, तो धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे लोग आते गए, उससे उधार लेते चले गए, और अल्टीमेटली वो उसकी दुकानदारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सब चीजें याद ही नहीं रख सकता, लिमिटेड मेमोरी थी उसके दिमाग में। तो बेटर है क्या, कॉपी पेन पे सारा लिखा नहीं, ज्यादा अपने आप को सियाना समझा, लगा कि ठीक है जी मेरा सारा कुछ दिमाग में फीड होता रहता है, सब कुछ याद रहता है, नहीं याद रहता तो वही बात फंस जाएगा वो लोग, है ना। आई थिंक समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से मैं लिंक करा रहा हूं, फाइनाइट मेमोरी होगी तो भाई सारा हिसाब किताब आप याद नहीं रख पाओगे, तो यहाँ पे हिसाब किताब वाली बात आती है कि ए ज्यादा होना चाहिए 20 से, तो वो हिसाब किताब हम नहीं रख पा रहे हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा अच्छा बोलो तो हिसाब किताब रखना, तो फाइनाइट हिसाब किताब रख पाओगे। ऐसे दुकानदार भी वो ज्यादा फेल ना होता अगर 3-4 ग्राहक उसके पास ऐसे आते जो उससे उधार करके जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आके अगर उससे उधार करेंगे तो फिर उसका दिमाग भी फट जाएगा, उसको याद नहीं रहेगा पता नहीं कौन आया था, पता नहीं कौन क्या लेके चला गया। तो वही बात एफए के साथ है। तो अगर मैं बोलता कि फाइनाइट होते हैं यहाँ पे, जैसे ये बोल देता मैं एन इज ग्रेटर देन एम बट एन कॉमा एम इज लेस, मैं लिखता हूँ, एक बार लिखता हूँ आराम से, तो आपको समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। मैसेज को हटा रहा हूँ एक बार, ठीक है। हाँ जी, तो अब देखो मैं कितनी ब्यूटीफुल और कितनी अच्छी बात आपके साथ करूंगा अब, है ना। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया मेमोरी वाला, उसी से मैं आपको प्रूव कर रहा हूं। ये पॉइंट पहले लिख लेना अच्छे से, एफए हैज लिमिटेड मेमोरी, ये पॉइंट लिख लो अच्छे से, लिमिटेड मेमोरी, इनफाइनाइट मेमोरी नहीं है भाई इसके पास, एफए हैज लिमिटेड मेमोरी, तो हेंस इट कैन रिमेंबर लिमिटेड स्ट्रिंग्स, लिमिटेड स्ट्रिंग से याद रख सकता है, इनफाइनाइट स्ट्रिंग से याद नहीं रख सकता। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है जी, तो आप ऐसे समझो, देखो मैं आपको लैंग्वेज में ये दे देता, a पावर n b पावर m such that n is greater than m and n comma m less than equal to 10, अगर मैं ऐसे बोल देता तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो 10 वाली बात तो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, है ना। चलो मैं फीलिंग देता हूं आपको, जैसे मैं बोल देता n comma m less than equal to 2, सिंपल बात इतनी करो। तो आप जरा लैंग्वेज में स्ट्रिंग बताना, ये फाइनाइट लैंग्वेज है, मैं आपको पहले प्रूव करके आया हूं कि एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर, सिंपल बात प्रूव करके आया हूं ना, तो मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूं, मैं आपको रेगुलर ग्रामर फाइनाइट ऑटोमेटा बना के दिखाता हूं इस चीज के लिए, है ना। एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर, मैं आपको बता के आया हूं। अगर एवरी फाइनाइट लैंग्वेज रेगुलर होती है तो इसके लिए पक्की बात है भाई रेगुलर ग्रामर भी आएगी और फाइनाइट ऑटोमेटा भी आएगा। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये फाइनाइट लैंग्वेज है कि नहीं, पहले तो इस बात की पहचान कराओ भाई, बिल्कुल फाइनाइट है, आई थिंक समझ पा रहे होंगे। तो फाइनाइट है तो स्ट्रिंग की जरा पहचान कराओ। देखो ए ज्यादा होना चाहिए 20 से, है ना, और लेस देन इक्वल टू 2 मैंने कहा है, तो या तो सिंगल ए आएगा या डबल ए आएगा, है ना। अच्छा जी, और क्या आ सकता है भाई, डबल ए बी, और देखो भाई और तो मेरे ख्याल से कोई स्ट्रिंग पैदा होने नहीं वाला, है ना। n कॉमा m लेस देन इक्वल टू 2 मैंने कहा था ना आपको, तो डबल बी मत बोल देना क्योंकि a ज्यादा होने चाहिए 20 से, तो ये सिर्फ 3 स्ट्रिंग है। तो इस तीन स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने के लिए आप क्यों नहीं ग्रामर बना सकते या फाइनाइट ऑटोमेटा लिख सकते। ग्रामर लिखनी है तो ये लो, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात है, अनरेस्ट्रिक्टेड लिख के भाग जाओ, a डबल ए बी, बस वही काम खत्म हो गया। ऑटोमेटा बनाना है तो भाई मेरे ख्याल से टाइम पास है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ए पढ़ के Q1 पे आ जाना, ए पे पढ़ के Q2 पे आ जाना, ये भी फाइनल, ये भी फाइनल, और फिर एक भी पढ़ के Q3 पे आ जाना, ये भी फाइनल, है ना। एनएफए मैंने बना दिया, डीएफए आप अपना बना सकते हो, एंड सो ऑन। तो देखिए आप समझ पा रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फाइनाइट होगी अगर लैंग्वेज तो आपको देखना ही नहीं है क्या कंपैरिजन हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हिसाब किताब चल रहा है, कुछ नहीं देखने की जरूरत। इनफाइनाइट में आपको थोड़ी सी टेंशन आएगी। तो इनफाइनाइट में मैंने आपको समझा दिया भाई, हिसाब किताब वाली बात है तो ये एफए की बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। फाइनाइट ऑटोमेटा इन सब चीजों की बात नहीं कर सकता, ठीक है, उसकी इतनी समझ नहीं है कि वो सब काम कर सके।
दुकानदार वाला एग्जांपल, फाइनाइट ऑटोमेटा इज जस्ट लाइक अ दुकानदार। वो क्या करता है भाई, अगर थोड़े बहुत ग्राहक आएंगे जो सुधार करके जाते हैं तो हिसाब किताब रख लेगा भाई, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ग्राहक आते हैं तो उसका दिमाग फटेगा, उसको नहीं याद रहेगा, तो दिक्कत वाली बात है। बिल्कुल वही बात यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ होगी। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या कहेगा भाई, थोड़ा बहुत काम करना ना, मैं करके दिखा दूंगा आपको। अब देखो जैसे मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया n, m लेस देन इक्वल टू 2, तो ऐसे मैं बोल दूं n, m लेस देन इक्वल टू 100, बात बन जाएगी, फाइनाइट स्टेट्स हो जाएंगे। नो डाउट ऑब्वियसली मैं फिलहाल यहाँ पे बनाना पॉसिबल नहीं है, लैंग्वेज लिखना पॉसिबल नहीं है, बट आपको इंट्यूशन से प्रूफ तो आ रहा है। फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता है, फाइनाइट स्टेट्स होते हैं, तो मैं फाइनाइट स्टेट का बना के दिखा दूंगा। ऐसे ही आप बोलो 1000, बोलो 1 लाख, जितना बोलो उतना, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बट फाइनाइट होना चाहिए बस, तो हमारी बात बन जाएगी। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या कहना कोशिश कर रहा हूँ। इनफाइनाइट जहां पे है वहां पे मैं फंसूंगा, फाइनाइट जहां पे है मैं आराम से काम कर जाऊंगा। तो ये बात है, फाइनाइट अमाउंट ऑफ ग्राहक अगर उसके पास आ रहे हैं जो कि उधार करके जाता है, ये हिसाब किताब रख लेगा। लेकिन अगर इनफाइनाइट आ जाए तो फिर उसका तो दिमाग फटेगा, उसको याद नहीं रहेगा कहाँ पे पता नहीं कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ का क्या क्या उधार लेके चले जा रहे हैं, मेरे को तो याद नहीं रह रहा। तो आई थिंक समझ पा रहे होगा आप लोग, है ना, मैंने रियल लाइफ एग्जांपल से आपको लिंक करा के दिखा दिया। ठीक है जी। तो फाइनाइट ऑटोमेटा इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, है ना, इसकी बहुत ज्यादा मेमोरी नहीं है, थोड़ा बहुत याद रख सकता है, बहुत ज्यादा इसके बस की बात नहीं है। ठीक है जी। और फाइनाइट ऑटोमेटा हैज लिमिटेड मेमोरी। मैं काफी बार रिपीट कर रहा हूं, आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा अच्छे से, हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है। हाँ जी, चलो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मेन जो मेजर पॉइंट है, प्लीज अब पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना भाई, जो मेरे को मेजर पॉइंट बोलना है मैं आपको मेजर पॉइंट बोलने वाला हूं। मेजर पॉइंट क्या है भाई, FA can't accept those infinite languages in which we have comparison between A and B's, between number of A's and number of B's। ये बात इंपॉर्टेंट है भाई, प्लीज इसको अच्छे से माइंड में फिट करके रखना। FA can't accept those infinite languages in which we have comparison between number of A's and number of B's। अगर समझ नहीं आया तो प्लीज मैंने रिपीट कर दिया, अभी अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एक बार और बोल देता हूं, FA can't accept those infinite languages in which we have comparison between number of A's and number of B's। अगेन बार बार से समझा रहा हूं भाई, अगर यहाँ पे ये ना होता, इनफाइनाइट वर्ड ना होता, तो स्टेटमेंट बिल्कुल बकवास हो जाती, है ना। क्यों बकवास हो जाती भाई, हम आई थिंक आप गेस कर पा रहे होंगे, वो तो फाइनाइट लैंग्वेज भी हो सकती है, और फाइनाइट में हम कंपैरिजन करवाएं, कुछ मर्जी करें, हम उसको एक्सेप्ट करा सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है भाई, ये सिंपल, ये भी देख लो, A पावर n B पावर n। अब प्लीज बच्चे बहुत एग्जाम में गलतियां करते हैं, A पावर n B पावर n देखते ही एक्साइटेड, अच्छा जी ठीक है जी, तो CFL ये तो रेगुलर नहीं हो सकती, नहीं। A पावर n, ध्यान से पढ़ो, A पावर n B पावर n इज लेस देन इक्वल टू 1000। हाँ जी, ये रेगुलर है, कौन रोक रहा है इस बात को, है ना। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो इनफाइनाइट वर्ड ना हुआ तो फिर ये स्टेटमेंट गलत है भाई, इनफाइनाइट वर्ड लगाने के बाद स्टेटमेंट एकदम ठीक है। आई थिंक पकड़ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है जी। कंपैरिजन, जहां पे A और B में कंपैरिजन आ गए वहां पे हम लोग फंसेंगे। तो सिंपल एग्जांपल्स और मैंने आपको दिखा दिए, जैसे देखो ये देखो, मैं लिख, अब फटाफट से लिखते चले जाऊंगा, आप मेरे को बताते चले जाना। देखो A पावर n B पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनफाइनाइट लैंग्वेज, A और B में कंपैरिजन है क्या, इक्वल वाला, तो नहीं भाई ये रेगुलर नहीं होगी। ऐसे ही नेक्स्ट देखो भाई, L1 है, ये L2 है, A पावर n B पावर m such that n is greater than m, रेगुलर नहीं है। L3 A पावर n B पावर m n is less than m, रेगुलर नहीं है। L4 A पावर n B पावर n is not equal to m, रेगुलर नहीं है। L5 A पावर n B पावर m such that n is greater than equal to m, रेगुलर नहीं है। ये वही कंपैरिजन, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा लो, कुछ मर्जी लगा लो, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, L6 A पावर n B पावर m such that n is less than equal to m, ये रेगुलर नहीं है। अच्छा जी, L7 A पावर n B पावर m such that n is greater than m और n is less than m, रेगुलर नहीं है। L8 A पावर n B पावर m such that n is greater than equal to m और n is less than equal to m, रेगुलर नहीं है, बट ये रेगुलर है, ये रेगुलर है। इसका बड़ा ध्यान रखना भाई, ये एक बड़ा अच्छा एक्सेप्शन है जो गेट एग्जाम में आ सकती है, शायद अभी तक आई नहीं है। इस पे जितने तारे बनाने हैं उतने तारे बना लो भाई, है ना। ये चीज आपको शायद गेट एग्जाम में कंफ्यूज कर सकती है, थोड़ा ध्यान से समझो। देखो भाई, ये तो वही बात है भाई, इक्वल वाली बात है, बात नहीं बननी, है ना। ये ग्रेटर वाली बात है, नहीं बननी। लेस देन वाली बात है, नहीं बननी। नॉट इक्वल टू ऑब्वियसली नहीं बननी। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, एक किस्म से यही हुआ, या तो ग्रेटर हुआ या लेस हुआ, ये एकदम सेम है ना। फालतू मैंने लिख दिया जबरदस्ती, L4 और L7 तो सेम है एकदम। अच्छा जी, यहाँ पे क्या बोलते भाई, ये ज्यादा हो या बराबर हो, या फिर ये ज्यादा हो या बराबर हो, मतलब समझ में आ रहा है ना, एक कम या बराबर हो सकते हैं 20 से। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है, या तो A ज्यादा होंगे या B ज्यादा होंगे। ये क्या कह रहा है, ये समझना जरा, ये कह रहा है A ज्यादा या बराबर होंगे 20 से, या फिर
बी ज्यादा होंगे या बराबर होंगे ए से, या फिर इक्वल भी तो हो सकते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है एन इज ग्रेटर देन एम और एन इज लेस देन एम और एन इज इक्वल टू एम। अब तीन ही तो पॉसिबिलिटी होंगी एन और एम में, ग्रेटर, इक्वल या लेस, तो तीनों तो मैंने घुसा दी। तो घुमा फिरा के मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, इसको मैं घुमा फिरा के, इससे बकवास है, मेरी लैंग्वेज ये है भाई, L इज इक्वल टू ए पावर एन बी पावर एम, बस सच दैट जो भी होगा n कॉमा m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या जो भी मैंने रेफरेंस लिखा है भाई, प्लीज आप वो सोच सकते हो अपने आप, n कॉमा m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n कॉमा लेस देन इक्वल टू 1, मतलब सॉरी n कॉमा m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या n कॉमा m ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो आपका मन करे आप वो सोच सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मेन बात ये है भाई n और m बस ये है, इनमें कोई कंपैरिजन है ही नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो बस हम क्या कहेंगे भाई, ये रेगुलर है, प्लीज ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, गेट एग्जाम की खासियत है, टीओसी सब्जेक्ट की खासियत है धोखा, धोखे से आपको बचना भाई, धोखे होते हैं गेट एग्जाम में, तो प्लीज ध्यान रखना इस बात का। ठीक है जी, चलो ठीक है, ओके। अच्छा, और एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा और आपको आइडिया हो जाएगा चीजों का। हटाओ मैं इस चीज को, पर नोट डाउन कर लो आराम से, नोट डाउन कर लो। ठीक है, हटा रहा हूं मैं इसको। हाँ जी, अब देखो और एग्जांपल्स देखो, है ना, जितने चाहोगे उतने एग्जांपल बना के दूंगा, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। द ओनली थिंग इज कि आपके माइंड में चीजें फिट होनी चाहिए अच्छे से। अच्छा जी, अब देखो भाई नेक्स्ट, अगर मैंने बोला आपको ये L is equal to a power n b power m such that n mod 3 is equal to m mod 3, अब बताना जरा ये क्या होगा। आपको लग रहा है भाई a और b में हमारे पास कंपैरिजन है, कंपैरिजन में फंस गए, बट नहीं, ये कंपैरिजन नहीं है भाई, यहाँ mod 3 हो रखा है, परसेंटेज समझ में आ रहा है ना, रफली मैंने लिखा है mod 3 है ना, तो नंबर ऑफ a's n mod 3 में समझ गए ना, नंबर ऑफ a's mod 3 दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ b's mod 3। इसके लिए क्या करें, पहले तो अच्छे से इस बात को अच्छे से डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, या कंपैरिजन नहीं हो रहे, आपको लग रहा होगा इसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, बट नहीं, मैं बोलता हूं कंपैरिजन नहीं हो रहे। एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, देखो भाई, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे से नल एक्सेप्ट होगा, बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं आपको बोलूं ट्रिपल ए, तो ट्रिपल ए एक्सेप्ट होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि 3 mod 3 is 0 और यहाँ पे 20 हमारे पास 0, तो 0 mod 3 is also 0, तो 0 is equal to 0, तो ट्रिपल ए एक्सेप्ट होगा। ऐसे ही 6 एज एक्सेप्ट होंगे, 9 एज एक्सेप्ट होंगे, डॉट डॉट नंबर ऑफ एज आर मल्टीपल ऑफ 3, सिंपल बात नहीं बोलूंगा, एक्सेप्ट होगा, ये लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग्स आएंगे। अच्छा जी, उसके बाद देखो भाई, फिर मैं अगर आपको बोलूं कि ट्रिपल ए ट्रिपल बी, हाँ जी ये चलेगा, है ना, क्यों क्यों, क्योंकि 3 mod 3 0, यहाँ पे भी 3 mod 3 0। अच्छा जी, a पावर 3 b पावर 6 ये चलेगा, a पावर 3 b पावर 9 ये चलेगा, a पावर 6 b पावर 3 ये चलेगा, a पावर 9 b पावर 3 ये चलेगा। बताओ कहां से कंपैरिजन है भाई इनके बीच में, कभी a बड़ा कभी देखो यहाँ पे a कम है ना, और यहाँ पे a ज्यादा है 20 से, तो कहां कंपैरिजन है, कोई कंपैरिजन नहीं है, प्लीज ये मत मान के चलना। तो मॉड जब भी आएगा तो ये मत सोच लेना कि इनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, नो, कोई कंपैरिजन नहीं। समझ में आ गया, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ जी जब कंपैरिजन नहीं है तो रेगुलर आ सकती है। कैसे आ सकती है भाई, अगर आपने इसके लिए डीएफए बना दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके कंसेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो चुके हैं। बहुत सिंपल है, देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, बहुत सिंपल है, शुरू हो जाओ भाई। देखो क्यू नॉट इनिशियल से शुरू होंगे, नल एक्सेप्ट होना ना, इनिशियल फाइनल बनेगी। अच्छा जी, उसके बाद देखो भाई ए पढ़ा तो हम लोग Q1 पे आए, ए के पढ़ा हम लोग Q2 पे आए। अच्छा जी, उसके बाद फिर एक ए और पढ़ते ही हम लोग फाइनल पे जंप करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात आपको पता है ना, क्योंकि ट्रिपल ए हमें ऐसे एक्सेप्ट करवाने हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब बी की मैं यहाँ पे शुरू हो जाता हूँ बी के लिए। अच्छा जी, बी पढ़ा तो हम लोग आगे से Q3 पे। अच्छा जी, एक बी और पढ़ा तो हम लोग आगे जी Q4 पे। अच्छा जी, अब देखो अगर मैंने एक भी और पढ़ा तो मैं यहां ले गया तो मैं फंस जाऊंगा, क्यों, क्योंकि फिर मैं ए और ए गारंटी नहीं कर पाऊंगा कि ए के पीछे भी बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मतलब सॉरी सिर्फ ए के पीछे बी आएंगे, मतलब बी के पीछे ए आ जाएंगे, वो खिचड़ी बना देंगे। बात समझ में क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे लैंग्वेज में देखो भाई ओनली 20 भी तो एक्सेप्ट होंगे, बी पावर 3 बी पावर 6 बी पावर 9 ये सब भी तो एक्सेप्ट होगा, क्योंकि देखो वही बात है अभी, प्लीज मेरे को बोलना नहीं चाहिए, m की वैल्यू 3 हो गई तो 3 mod 3 is 0 और n की वैल्यू अगर हमने 0 मान ली तो 0 mod 3 is also 0, है ना, तो 0 इक्वल टू 0 हो रहा है। तो a एक भी ना पकड़ो, सिर्फ 20 मल्टीपल ऑफ 3 पकड़ लो, तो आपको कोई रोक नहीं रहा इस बात से। आई थिंक समझ में आ रहा होगा मैं सबको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो वही बात है भाई, बी पढ़ लिया, अब एक भी और पढ़ के आप इधर ले आएंगे तो आप फंस जाओगे, है ना। फिर वही बात है, आप समझ पा रहे हो भाई, देखो ट्रिपल बी पढ़ के फिर आप ट्रिपल ए भी पढ़ के आप एक्सेप्ट करा लोगे, तो मतलब ट्रिपल बी ट्रिपल ए एक्सेप्ट हो जाएगा, जो कि बकवास बात है भाई। ये क्या कह रहा है भाई, ए के पीछे भी आने चाहिए, बी के पीछे नहीं आने चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो अब हम क्या करें भाई, सीधी सी बात है, अब देखो हम क्या करेंगे, इसको हटा दूं, पीछे हटा दूं, हाँ। अब मैं बोलूंगा एक भी और पढ़ के आप लोग Q5 पे आओ और फिर ऐसे चलो,
ठीक है, ताकि 20 मल्टीपल ऑफ 3 हमारे चलते रहे। यहां वापस मत आ जाना, बात समझ आई कि नहीं आई? यहां आ जाता अगर मैं वापस ये Q4 से B पढ़ के इधर जाता तो फिर बहुत बात है, मल्टीपल ऑफ 3 आते हैं, लेकिन हम खुद फंस जाते हैं। मैं काफी बार बोल चुका, आपको समझा चुका होगा। तो एक भी पढ़ के हम इधर आ गया, अब मैं यहाँ पे ऐसे B की लूप चलाता रहूंगा, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 हमारे पास आते चले जाएंगे, है ना। और ये हमारी आप समझ पा रहे हो भाई फाइनल हो जाएगी। क्यों फाइनल हो जाएगी? क्योंकि समझ पा रहे हो भाई, देखो 1 2 3 3 भी एक्सेप्ट है ना, फिर 3 भी एक्सेप्ट, तो 4 5 6 एक्सेप्ट, 7 8 9 एक्सेप्ट एंड सो सब एक्सेप्ट होते जाएंगे। तो 20 मल्टीपल ऑफ 3 हमारे एक्सेप्ट हो जाएंगे, एज मल्टीपल ऑफ 3 हमारे यहाँ एक्सेप्ट हो जाएंगे। समझ आ रहा है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? अच्छा, लेकिन अभी ये हमारा पूरा नहीं बना। क्यों पूरा नहीं बना? क्योंकि पहली बात तो ये देखो, इक्वल वाली बात तो ठीक है, तो हमने तो 0 0 वाली बात कर ली, 1 1 वाली बात कौन करेगा? मतलब सिंगल ए बी, ये भी तो एक्सेप्ट चाहिए हमें, है ना। 4 A's और B4 ये भी तो एक्सेप्ट करवाना है ऐसी। बट वही बात है, ये मत बोल देना कि A पावर 1 B पावर 1 A पावर 4 B पावर 2 इक्वल वाली बात ना। A पावर 4 B पावर 7 ये भी चाहिए, A पावर 4 B पावर 10 ये भी चाहिए, डॉट 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 ऐसे। रिमाइंडर 1 बोलो भाई, रिमाइंडर 1 वाले चाहिए, रिमाइंडर 2 वाले भी चाहिए। तो फिर हम क्या करें, मैं अभी आपको आराम से समझाता हूं। देखो भाई हमारा ये तो हो गया रिमाइंडर 0 वाली बात। रिमाइंडर 1 वाली बात करो, देखो भाई ये है ना Q1 क्या बताएगा? अभी आपने सिंगल ए पढ़ा है। अब सिंगल ए पढ़ने के बाद अब आपको 20 पढ़ने हैं अगर, तो आपको स्टेट चेंज करनी पड़ेगी, मतलब 20 से फिर वापस ए पे रास्ता नहीं होना चाहिए। तो कॉमन सेंस समझ पा रहे हो? आपने ए पढ़ लिया, उसके बाद अब आप बी पे आ जाओगे, तो सिर्फ बी ही पैदा होना चाहिए और कुछ पैदा नहीं होना चाहिए। अब एक ए पढ़ के अगर आप बी पे जा रहे हो तो इसका मतलब क्या है भाई, बी एक आ जाए बात मेरी बन जाएगी, और एक के अलावा 4 आ जाए तो भी बात बन जाएगी, और फिर या तो 7 आ जाए तो भी बात बन जाएगी, डॉट 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 डॉट। तो फिर कैसे चले भाई? मतलब एक मैंने पढ़ लिया, तो अब एक बी पढ़ते ही मेरे को फाइनल पे जाना है। एक बी पढ़ते ही फाइनल पे कौन लेके जाता है भाई? ये लेके जाता है। तो लो जी, बी पढ़ के आप इधर आ जाना, कौन रोक रहा है आपको? तो लो जी, ए बी के बाद एक मिनट रुको भाई, है ना। एक बी पढ़ते ही, हाँ ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है। एक ए पढ़ा है आपने, तो एक बी पढ़ के आपको फाइनल पे जाना, सॉरी, हाँ जी। तो बी पढ़ के इधर आ जाना, फाइनल पे पहुंचा दोगे आप लोग। एक बी पढ़ते ही हम लोग सीधा फाइनल पे आएंगे, ताकि हमारा ए बी एक्सेप्ट हो जाए। अच्छा अभी टेंशन मत लो, आगे देखो, एक एक के पीछे एक भी पढ़ लेना आपने, तो फिर 1 2 3 मतलब ये देखो ए बी हमारा एक्सेप्ट हो गया, तो एक के पीछे 4 बारी बी आएगा वो भी एक्सेप्ट होगा। देखो ए बी, फिर 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9, समझ में आ गया ना। एक तो है ही है हमारे पास, देखो ऐसे समझो, ए बी एक्सेप्ट हो गया तो ए बी पावर 4 भी एक्सेप्ट होगा। क्यों? एक भी पढ़ के आप आ चुके हो, फिर दूसरा तीसरा चौथा, फिर पांचवा छठा सातवां 9 10 11 डॉट 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 सारे एक्सेप्ट होते जाएंगे। आई थिंक समझ में आएगा सब लोगों को। अच्छा जी, डिफिकल्ट प्लीज ऐसे मत सोचना डिफिकल्ट है, ये सब पहले क्यों नहीं पढ़ा है, कंस्ट्रक्शन में नहीं पढ़ा था, जान के। जब बात जहां पे आएगी, जहां पे लिंक होगा बातों का, वहां पे हम समझाएंगे। ऐसे नहीं समझाते चीजों को, चीजें मिक्सअप हो जाती हैं और कुछ नहीं, है ना। थोड़ा सा मुझे लग रहा है शायद आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट ये डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा सोचोगे ना, एक झटके में आंसर आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से मैंने आपको कंस्ट्रक्शन के इतने क्वेश्चन कराए थे, आपके अंदर बहुत ज्यादा मैच्योरिटी आ गई होगी, आप अपने आप से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट स्टिल मैं कर रहा हूँ, मेरी सजेशन तो ये है, आप वीडियो को पॉज करके अपने आप से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो ठीक है जी। अच्छा जी, तो इसकी बात होगी। अच्छा अब देखो भाई 2 ए, अब देखो ये बात भी थी, एक ए पढ़ा था ना आपने, 2 3 4 ए पढ़े होते, 5 6 7 ए पढ़े होते, 8 9 10 ए पढ़े होते, जितने मर्जी पढ़े होते। मतलब ए के साथ जब ए मतलब एज के हम देखेंगे, वो mod 3 करने की नंबर ऑफ एज mod 3 रिमाइंडर 1 आ रहा होगा। ये स्टेट हमें ये बता रही है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो रिमाइंडर 1 यहाँ है, तो यहाँ पे फिर हम लोग आ जाएंगे एक भी पढ़ के, ताकि हम लोग फिर 20 के साथ भी हम रिमाइंडर 1 निकाल के आ सके। अच्छा जी, आगे देखो भाई, 2 ए कैसे बात करो। 2 ए जब आपने पढ़ लिए हैं, उसके बाद आपको 2 बी पढ़ने हैं। तो एक बी तो आप यहीं से पढ़ोगे, जो एरर डालोगे जहां पे भी डालोगे, तो उसके बाद सिर्फ एक बी पढ़ के मैं फाइनल पे ले जाता हूं। आई थिंक समझ पा रहे हो, आप Q4 पे आओगे। लो जी, बी पढ़ के मैं यहाँ आऊंगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। 2 ए पढ़ लिए, 2 बी पढ़ के से, फिर 2 ए थे, या फिर से ए पावर 2 या ए पावर, ये देखो ए पावर 2 यहाँ पे आए हो, तो उसके बाद फिर ए पावर 5 से ए पावर 8 से डॉट डॉट, आप यहीं पे आओगे, हमेशा चेक कर सकते हो। उसके बाद फिर एक भी पढ़ के इधर आओगे, तो फिर 2 भी पढ़ के, एक भी और पढ़ के, मतलब 2 भी हो जाएंगे टोटल, तो Q5 पे आ जाओगे। तो उसके बाद फिर देखो 2 भी पढ़ के Q5 पे आए, तो फिर 3 4 5, फिर 6 7 8, फिर 9 10 11 एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ये चलता रहेगा। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। आप देखोगे फटाफट, ए और बी इसका कंप्लीट है, इसका ए और बी कंप्लीट है, इसका ए और बी कंप्लीट है, तो ठीक है जी, इन सबका हो चुका है। अच्छा जी, इसका बी कंप्लीट है, बट ए कहां जाएगा बताओ? कॉमन सेंस से सोचो भाई, अगर आप यहाँ पे आ चुके हो, मतलब आप बी पढ़ के आ चुके हो, अब उसके बाद ए तो आपको भूल के भी नहीं पढ़ना, तो डेड स्टेट पे जाएगा। ए पढ़ के आप लोग से Q6 पे आओगे, Q6 विल बी माय डेड स्टेट, जहां पे हम ए और बी की लूप चला देंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, इसका ए कहां जाएगा?
ऑब्वियसली डेड पे जाएगा। इसका ए कहां जाएगा? ऑब्वियसली डेड पे जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। बस ठीक है, टोटल हमारे पास 7 स्टेट्स का डीएफए बन गया है ना? क्लियर है? अच्छा वही बात है, अगर आपको मैं बोल देता इसके लिए ग्रामर लिख के दिखाओ तो मेरे ख्याल से कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ग्रामर एक झटके में लिख देते हैं। लिखना चाहते हो तो मैं लिख देता हूँ। ये देखो हम एस ए बी, एक नई बात आएगी मैं यहाँ पे वो भी डिस्कस कर लेता हूँ, ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब देखो हम कैसे चलाएंगे। देखो हम ऐसे बोलेंगे, आपको ग्रामर लिखने तो बहुत इजीली, हटा रहा हूं मैसेज को। ठीक है, हाँ जी, तो ग्रामर देखो हम ऐसे लिखेंगे, S गोज टू ए, ठीक है जी, A गोज टू ए बी और B गोज टू ए एस। अच्छा जी, फिर उसके बाद S गोज टू बी सी। अच्छा जी, फिर उसके बाद देखो भाई C गोज टू बी डी, है ना, C गोज टू बी डी। अच्छा जी, और देखो भाई, अच्छा अब एक बात ये भी समझ लो भाई, ए से हम डेड सेट पे जा रहे हैं तो डेड सेट का आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो भाई ग्रामर में डेड सेट क्यों दिखाएं? डेड सेट का मतलब क्या होगा भाई? इससे हम कभी बात नहीं निकलते, तो मतलब डायरेक्टली हम क्या करना चाह रहे हैं भाई, ये यहाँ पे अगर आप आए तो वो टर्मिनेट ही नहीं करना चाहिए। मतलब आपको ऐसी देखो एफ अगर आप देना चाहते हो तो एफ को आप कभी टर्मिनेट नहीं कराओगे। कराना चाहते हो तो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, फिर भी आपको कोई 2 मिनट रुको, मैं दिखाता हूँ आपको आराम से। हाँ जी, पहले एस की बात करो। एस में ए और बी की बात हिसाब किताब कर चुके हैं ना, ए की बात करो। एक हम लोग ए की बात कर चुके हैं, बी से हम कहा जा रहे हैं ई पे जा रहे थे। लो जी, बी पढ़ के हम लोग ई पे आ गए। अच्छा जी, फिर बी की बात करो, कैपिटल बी की। ए पढ़ के तो हम लोग एस पे आ रहे हैं और बी पढ़ के हम लोग डी पे जा रहे हैं। लो जी, बी पढ़ के डी पे आ गए। अच्छा जी, सी की बात करो भाई, सी पे हम लोग थे, बी पढ़ के इधर आ रहे हैं, ए पढ़ के कोई बात नहीं मैं बना देता हूँ, एफ पे जा रहे हैं। कॉमन सेंस की बातें भी सारी है। अच्छा जी, डी की बात करो भाई, ए पढ़ के आप लोग एफ पे आओगे, ए पढ़ के आप लोग एफ पे आओगे और बी पढ़ के आप लोग ई पे आओगे। अच्छा जी, उसके बाद फिर ई पे क्या करोगे आप? ए पढ़ के एफ पे आओगे और बी पढ़ के आप लोग सी पे जाओगे। अच्छा जी, और एफ की बात क्या होगी भाई? ए एफ और बी एफ। अब बताओ, अब सिंपल बात है एकदम, मैं एफ क्यों रखूं भाई? ये ए एफ और बी एफ ही कर रहा है और तो कुछ कर नहीं रहा है ना? ए एफ और बी एफ कर रहा है, टर्मिनेट तो कर नहीं रहा है, तो क्यों आपने इसको घुसाया? इसको हटाओ, यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ से इसको हटाओ, इनकी कोई जरूरत नहीं थी। तो इसलिए मैंने कहा था जो डेड सेट वाली बातें हैं आप उसकी बात करा ही मत करो ग्रामर के अंदर। ठीक है, आई थिंक ये शायद मैंने पॉइंट प्रीवियस लेक्चर में नहीं बताया था, तो अब यहाँ पे वही बात है, जहां जहां जो पॉइंट्स आ रहे हैं मैं आपसे डिस्कस करता चला जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो फिलहाल हमें इन सब की जरूरत नहीं थी, तो आप इन पे कांटा लगा सकते थे। तो ग्रामर लिख रहे थे तो हमें डेड सेट की बात करनी नहीं होती, आप उसको हटा करके बात कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक नया पॉइंट था इसलिए मैंने आपको ग्रामर लिख के दिखाई है, नहीं तो बिल्कुल टाइम पास था। आप समझ पा रहे हो भाई, आप डीएफ एनएफ कुछ भी क्यों ना उसके लिए ग्रामर लिख सकते हैं। आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को। ठीक है जी, तो मेन बात क्या है भाई, नंबर ऑफ ए मॉड 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज मॉड 3, है ना? सॉरी, ग्रामर क्या है भाई, ए पावर एन बी पावर एम। ए अलग ग्रामर हो जाएगी जो मैंने अभी बोली थी, नंबर ऑफ ए मॉड 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी मॉड 3। मैं भी वो भी बनवा दूंगा, कोई बात नहीं, मन में मैं उसको भी बनाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ग्रामर अलग है। ये क्या कह रहे हैं भाई, ए के पीछे भी आएंगे, ए पावर एन बी पावर एम, बट एन मॉड 3 इज इक्वल टू एम मॉड 3, है ना? मतलब ए के पीछे भी आएंगे और नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए मॉड 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी मॉड 3, बट ए फॉलोड बाय बी होंगे। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट ग्रामर में आपको और लिख के दिखाता हूं, मैं ये रिस्ट्रिक्शन बताता हूं कि ए के पीछे भी आना चाहिए, ऐसे मिंगल अप कैसे मर्जी आ जाए वो मैं आपको अभी दिखाता हूं ग्रामर आराम से। ठीक है, हाँ जी, तो मेन बात क्या समझ में आई? दिस इज रेगुलर, क्योंकि हमने इसके ऑटोमेटा बना दिया और ग्रामर भी बना दी। चलो ठीक है, मैं एक बार साइड में हूं, फटाफट नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ता हूं। कर लिया नोट डाउन? हटा रहा हूं मैं इसको। अच्छा, एक बात मेरे मन में और आ रही है, देखो अगर मैं आपको यही बोल देता कि n इज इक्वल टू एन मॉड 3 इज इक्वल टू एम मॉड 3 था ना, तो हमने ये आपको आराम से डीएफए बना के दिखाया, उसके लिए हमने ग्रामर भी लिख के दिखाई। अगर हम सिंपली ये कह देते तो n इज इक्वल टू एम मॉड 3, तो आप क्या कर लेते हैं, है ना? तो क्या ये रेगुलर रहती? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। अरे बिल्कुल रहेगी, क्या टेंशन है। मॉड वाली बात याद रखना भाई, जब भी मॉड वाली बात आती है ना तो लगभग हर बारी वो रेगुलर ही निकलती है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है भाई। मॉड वाली बात नजर आए गेट एग्जाम में तो लगभग वो रेगुलर ही होगी, आपको टेंशन लेने की ज्यादा बात नहीं बनेगी। अच्छा जी, अब ये देखो भाई, n इज इक्वल टू एम मॉड 3 अगर मैंने आपको कहा तो इसमें क्या टेंशन होती है भाई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। n मतलब ए की आप पहले तो समझ लो भाई, ए क्या होगा भाई, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, इसके अलावा ए नहीं होगी। मतलब ए डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या कहना चाह रहे हैं भाई, फाइनाइट है वो, इनफाइनाइट नहीं है। ए या तो 0 होगा या 1 या 2। अच्छा, बी के ऊपर फिर हमारी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बी जितने मर्जी हो सकते हैं, बट खास बात क्या है भाई, रिमाइंडर मतलब एम मॉड 3 होना चाहिए, मतलब रिमाइंडर हम 3 से निकालेंगे, है ना? मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं कहना चाह रहा हूं कि सिंगल ए हो और उसके पीछे 4 बीज आ जाए, बात बच जाएगी। सिंगल ए के पीछे 4 3 7 एज आ जाए, सिंगल ए के पीछे 7 3 10 एज आ जाए, डॉट डॉट ये सब चलेगा। या फिर डबल ए के पीछे, है ना, डबल ए के पीछे बी पावर 2 आ जाए, बात चलेगी। डबल ए के पीछे बी पावर 3 2 5 आ जाए, चलेगा। डबल ए के पीछे 8 आ जाए, डॉट डॉट ऐसे चलेगा। बात समझ आ रही है? कैसे करें भाई?
अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, एक झटके में आंसर आएगा, आपको दिक्कत नहीं है। बोलो क्या, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, सारा का सारा कुछ सेम टू सेम रहेगा। द ओनली थिंग इज 2a पढ़ने के बाद हम 3 और ऐसे 4 ऐसे लूप चल रही थी ना, ये तो इनफाइनाइट हम आराम से पढ़ सकते थे, बट मल्टीपल ऑफ 3 एंड सो ऑन वो सब बात करा करते थे। कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ये जो a है ना, इधर मत लेगा ना, क्योंकि अगर आप इधर ले आओगे तो फिर a हम जितने जाएंगे उतने पढ़ जाएंगे। हमारी रेस्ट्रिक्शन क्या है, या तो 0 1 या 2, 0a 1a 2a ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसका a उठा करके चुपचाप से डेड पे ले जाओ, हमारा काम खत्म है बस। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, हमारे पास फर्स्ट क्लास डीएफए बन गया। अब डीएफए बन गया तो प्लीज भाई वो बात, अभी ग्रामर हमारी रब हो गया, तो आप ग्रामर में अपने आप से चेंज करके कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। मेरी बात आपको समझ आ चुकी है। ऐसे अब मेरे को खींचने की जरूरत नहीं है भाई, n mod 3 इज इक्वल टू m हो जाता तो भी मेरे ख्याल से कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्लीज ये आप अपने होमवर्क में कर सकते हैं, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घुमा फिरा के इतने कह सकते हैं, यहाँ पे a और b को फ्लिप कर देना, बस जहां जहां a लिखा है वहां b लिख देना, जहां जहां b है वहां a लिख देना, आपका काम ही खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से कॉमन सेंस से आप गेस कर पा रहे हो, अगर कुछ नहीं मेरे को बोलने की जरूरत, ठीक है जी। बट अगर ये होता तो ये मेरे बस की बात नहीं है भाई, तो ये हमारी रेगुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि n और m में हमने कंपैरिजन करा दिया डायरेक्टली। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो जो मॉड वाली बात होती है वो कंपैरिजन ही होता है, उसका मतलब क्या होता है, रिमाइंडर वो इक्वल आना चाहिए। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। हटा रहा हूं मैसेज को। अच्छा वही बात है भाई, अभी हमारे मन में एक और एग्जांपल आया था, तो वो भी आपको एग्जांपल कराता हूं। यहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शन थी कि a के पीछे भी बराबर होने, मतलब a के पीछे भी आते हैं, लेकिन अगर हम मिंगल अप करें तो क्या करेंगे, मतलब इन द सेंस मैं आपको देता हूं। हटा रहा हूं मैसेज को, ठीक है। हाँ जी, तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखना भी, मैंने जल्दी जल्दी काम कर दिया, थोड़ा सा मेरे को स्पीड खींचना पड़ रहा है, वीडियो जबरदस्ती का लंबा हो रहा है और कुछ नहीं, और टाइम हमारे पास कम है। मैं बहुत ज्यादा चीजें को डीप में पढ़ाना तो चाहता हूं, बट मैं टाइम भी थोड़ा सा सेव करना चाहता हूं, ठीक है। टाइम इंपॉर्टेंट है भाई। तो समझ में आ गया ना सब लोगों को? ये a पावर n b पावर m n इज इक्वल टू m, ये तो है ही नहीं रेगुलर, है ना, ये तो हमारी CFL बन जाएगी। बट a पावर n b पावर m n इज इक्वल टू m mod 3 ये रेगुलर आ जाएगी। a पावर n b पावर m सच दैट n mod 3 इज इक्वल टू m ये भी रेगुलर आ जाएगी। और a पावर n b पावर m n mod 3 इज इक्वल टू m mod 3 ये भी रेगुलर आ जाएगी। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैंने यहाँ पे क्या किया है। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन थी ना कि a के पीछे 20 है, जो मेरे मन में अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आता है, मैं वो भी आपसे डिस्कस करता हूँ। क्या क्वेश्चन है अभी? नंबर ऑफ एज mod 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज mod 3। बस L consist of, प्रॉपर ऐसे लिखेंगे, L consist of all those W's in which number of A's mod 3 is equal to number of B's mod 3। ऐसे फॉर्मल वे से ऐसे आ सकता है गेट एग्जाम में क्वेश्चन। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, मिंगल अप, A के पीछे B, B के पीछे कैसे मर्जी आ जाए वो हमें एक्सेप्ट करवाना। तो बताओ भाई इस लैंग्वेज को आप कैसे एक्सेप्ट करवाओगे, ठीक है। तो मतलब ये रेगुलर है या नहीं है, देखो मॉड वाली बात रखी है, रेगुलर तो कंफर्म है, ये है। अगर आपका थोड़ा सा भी दिमाग चल रहा है ना, तो आपके पास आंसर इसका आ चुका होगा। मैंने इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करा रखे हैं, बहुत सारे करा रखे हैं, याद आ रहा है आप लोगों को? जैसे देखो सिंपल बात इतनी कहता हूं, इसको छोड़ो, मैं बस इतनी बात कहता हूं, नंबर ऑफ एज mod 3 इज इक्वल टू 0 एंड नंबर, अब याद आया कुछ नंबर ऑफ एज नंबर ऑफ बीज mod 3 इज इक्वल टू 0, मतलब नंबर ऑफ एज आर मल्टीपल ऑफ 3 एंड नंबर ऑफ बीज आर मल्टीपल ऑफ 3। अब तो बोलो याद आया? हाँ भरो भाई, याद आया? हाँ आ गया होगा याद, है ना। नंबर ऑफ एज आर मल्टीपल ऑफ 3 एंड नंबर ऑफ बीज आर मल्टीपल ऑफ 3। ग्रिड बनाया करता था मैं, इसकी याद आ रही है? बस ग्रिड बनाओ, आपका काम वही खत्म है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लो बनाओ भाई, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8, ठीक है जी। हाँ जी, तो आप देखो भाई वही बनाते चल जाओ फटाफट से, ए और ए, बी सॉरी क्या कर रहे हैं भाई, ए चलेंगे सारे, है ना, ग्रिड है तो ये सारे ए ही चलेंगे, और नीचे हम लोग बी चलाएंगे, एज और एज, ठीक है। बी ऐसे चलाएंगे हम लोग, बी मेरा मत देखो भाई, आप प्लीज अपने आप बनाओ भाई, है ना। मैंने आपको सब अच्छे से समझा रखे हैं पहले से, नहीं पता तो प्लीज कंस्ट्रक्शन के वीडियो देखो भाई, उसमें मैंने ये सब समझा रखा है। ग्रिड बन गई ना, मैंने आपको मैट्रिक्स से समझाया था, है ना, 0 1 2 ये रिमाइंडर, या 0 1 या 2 ऐसे रिमाइंडर आया करते थे। नंबर ऑफ एज mod 3 0, नंबर ऑफ एज mod 3 रिमाइंडर 1, नंबर ऑफ एज mod 3 रिमाइंडर 2। याद आ रहा है आप लोगों को? 1 ये 2 रिमाइंडर, है ना। यहाँ पे भी 0 1 2, नंबर ऑफ बीज के लिए नंबर ऑफ बीज mod 3 0, नंबर ऑफ बीज mod 3 1, नंबर ऑफ बीज mod 3 2। बस अब मैंने बोला क्या भाई, नंबर ऑफ ए mod 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी mod 3। हाँ जी, तो या तो दोनों की वैल्यू 0 होगी, या फिर दोनों की वैल्यू 1 होगी, या दोनों की वैल्यू 2 होगी। तो मैट्रिक्स समझ लो, डायगोनल, बस हमारा काम खत्म।
इतना सिंपल था, तो हमारा बन गया ना ऑटोमेटा। ऑटोमेटा बनती क्या बोलेंगे भाई, सीधी सी बात रेगुलर है ना। प्लीज शायद ये नजर नहीं आ रहा होगा आपको मैंने क्या लिखा है, दिस इज रेगुलर। ठीक है, क्लियर हो रहा है आई थिंक आप लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो भाई जबरदस्ती खींचने वाली बात हो जाएगी। मैं बोलता कि नंबर ऑफ ए मॉड 3 है ना, एक बार इसको नोट डाउन कर लो पहले अच्छे से, कर लिया नोट डाउन। हाँ, मैं बोलता नंबर ऑफ ए मॉड 3 ग्रेटर देन नंबर ऑफ बी मॉड 3। आज तो क्या टेंशन है भाई, तो ए नंबर ऑफ ए मॉड 3 ज्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ बी मॉड 3 से। तो देख लो भाई कहां कहां ज्यादा आता है भाई, ये 1 हो और फिर ये 0 रहे है ना, या 2 हो ये 0 रहे। चलो मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं, एक बार मैं अच्छे से या स्टेट नंबर लिख दूं, मैं स्टेट नंबर लिख दूं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको ना, ये बना रहने दो। तो पहले तो सिंपल बात करो ऐसे, कहां लिखो भाई, चलो यहाँ लिखता हूँ है ना, नंबर ऑफ एज मॉड 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीज मॉड 3। इसके लिए कौन कौन सी फाइनल बनी है वो लिखता चला जाता हूँ, Q0, Q4 और Q8, ये 3 फाइनल बनी है अभी हमारे पास। नंबर ऑफ ए मॉड 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज मॉड 3। इसके लिए हमारे पास फाइनल कौन कौन सी आई हैं भाई, Q0, Q4, Q8, Q0, Q4, Q8। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट देखो भाई, अगर मैं आपको बोलता नंबर ऑफ एज मॉड 3 ग्रेटर देन नंबर ऑफ बीज मॉड 3, तो आप कौन कौन सी फाइनल बोल के आते हैं। कंसेप्ट क्लियर होगा तो झटके में आंसर आएगा भाई। ए मेरे ख्याल बोलनी नहीं चाहिए, ये सब इतनी बेसिक है आपको समझ में आ रहा होगा, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन में बोलते चले जा रहा हूं। नंबर ऑफ ए मॉड 3 ग्रेटर देन नंबर ऑफ बी मॉड 3, तो ए ज्यादा होना, ए का रिमाइंडर ज्यादा होना चाहिए बी के रिमाइंडर से। तो ए अगर 1 है तो बी हमारा 0 हो सकता है ना। Q1 फाइनल हो जाएगी। Q1 फाइनल क्यों हो जाएगी भाई, क्योंकि देखो भाई B के साथ रिमाइंडर 0 और A के साथ रिमाइंडर 1 है, समझ में आ रहा है ना। नंबर ऑफ बीज, ये देखो ये वाली पूरी रो क्या बता रही है भाई, ये पूरी रो बता रही है कि नंबर ऑफ बीज मॉड 3 रिमाइंडर 0, और ये वाला पूरा कॉलम क्या बता रहा है भाई, नंबर ऑफ एज मॉड 3 रिमाइंडर 1 है ना। आपको समझ में आ रहा होगा, तो मेरे को बहुत ज्यादा बोलने नहीं चाहिए, आपको समझ में आ रहा होगा Q1। अच्छा जी, और बोलो भाई Q2 फाइनल होगी है ना, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा जी, ये वाली स्टेट फाइनल होगी क्या ना, 1 ग्रेटर देन 1 बात नहीं बनती, 2 ग्रेटर देन 1 बात बनती है। तो ठीक है जी, ये वाली फाइनल बनेगी, Q5 फाइनल बनेगी। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर Q8 फाइनल बनेगी नहीं। इस स्टेट की क्या कहानी है भाई, ये रिमाइंडर 2 और ये रिमाइंडर 1 नहीं बात बनेगी है ना, क्योंकि बड़ी बात है। मेरे ख्याल से बोलने की जितनी आपको समझा चुका होगा। नंबर ऑफ, देखो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे वैल्यू एक नंबर ऑफ एज मॉड 3 ग्रेटर देन नंबर ऑफ बीज मॉड 3 है, तो ए की वैल्यू देखो, ए और बी की वैल्यू 0, 1, 2 तीन ही हो सकती है, तो कोई पॉसिबल हो नहीं सकती। चेक कर रहा हूं मैं और कुछ नहीं करा रहा हूं, तो यहाँ 1 हो यहाँ 0 हो, दिस इज पॉसिबल। अच्छा जी, यहाँ 2 हो यहाँ 1 हो, दिस इज पॉसिबल। यहाँ 2 हो, सॉरी यहाँ 2 हो यहाँ 0, यहाँ 2 और यहाँ 1 हो, और तो कोई मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी बनती नहीं। आपको अपने आप से समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, 3 फाइनल बननी थी, हमने तीनों फाइनल बना के दिखा दी है ना। 1 0 को कौन है भाई, Q1 है। 2 0 को कौन है भाई, Q2 है। और Q5 क्या है भाई, 2 1 है। मेरे ख्याल से और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्लियर हो चुका है, तो अब आप आराम से इसका आंसर भी कर सकते हैं प्लीज। अब नंबर ऑफ एज यहाँ पे ये देख ले बस, लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ बी मॉड 3, ये आपके लिए होमवर्क है भाई, प्लीज थोड़ा थोड़ा होमवर्क आप अपने आप ही करो, मुझसे ज्यादा काम मत कराओ। ऐसे ही नंबर ऑफ एज मॉड 3 ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ बी मॉड 3, नंबर ऑफ ए मॉड 3 लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ बी मॉड 3 है ना। नंबर ऑफ ए मॉड 3 इक्वल टू नंबर ऑफ बी मॉड 3, ये तो मैंने शायद आपको बता ही दिया। इक्वल हो गया ना, ग्रेटर हो गया, लेस हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होगा भाई, बराबर नहीं आना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए। तो ये 3 और ये 3 ये फाइनल हो जाएंगे। नॉट इक्वल टू को तो बड़ा सिंपल है, समझ रहे हो ना, Q1 Q2 Q5 और Q3 Q6 Q7, ये 3 फाइनल, ये 6 की 6 फाइनल हो जाएंगे नॉट इक्वल टू के केस में। इक्वल टू के केस में डायगोनल वाले ये 3 फाइनल हो जाएंगे, एंड सो ऑन। मेरे ख्याल से और ज्यादा मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियर हो रहा होगा। प्लीज होमवर्क है, आप अपने आप से कर सकते हैं। अगर जरा सा भी डाउट आ रहा है तो प्लीज मेरे कंस्ट्रक्शन की वीडियो देखो भाई, मैंने वहां पे ग्रिड में आपको बहुत अच्छे से समझाया था, मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, कैसे सोल्व करते हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, ऑलरेडी 1 घंटे से ऊपर का जा चुका है, मैं इसको ज्यादा खींचना नहीं चाह रहा। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब। ऐसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं भाई, टीओसी में सवेरे से लेकर रात तक भी खड़ा रहूंगा ना, तो भी क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे, इतने दिमाग में क्वेश्चन आते रहेंगे, तो आप कहां तक क्या क्या पढ़ोगे। तो इतना ज्यादा करने जितनी है, बेसिक सी बात मैं आपको ऐसे सुनाता हूं, थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी क्लियर होगी तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो सारे सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको ये चीज हमेशा पढ़ाता रहता हूं भाई अच्छे से, तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपसे सारे सॉल्व होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, चलो ठीक है, इसको नोट डाउन करो फटाफट, मैं साइड में हो रहा हूँ। हाँ जी, करिए नोट डाउन, हटा रहा हूँ मैं। चलो बस, अब मैं और ज्यादा इसको वीडियो को नहीं खींचूंगा, ज्यादा जबरदस्ती का लंबा होता जा रहा है। तो फाइनली बस एक दो क्वेश्चंस मैं आपको और कराता हूं, उसके बाद हमारा ये वीडियो कंप्लीट। ठीक है, हाँ जी, सिंपल बात है, बस आपसे सिंपल पूछूंगा। जितना आपका दिमाग चल रहा है मेरे ख्याल से आप आंसर बहुत जल्दी कर जाओगे, बट स्टिल मेरे को कराना है। हाँ जी, तो a पावर n b पावर n प्लस 1, बोलो n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो भाई ये क्या ग्रामर है भाई, सीधी सी बात है भाई। आप लैंग्वेज बोल रहे हैं, ग्रामर नहीं बोल रहे। हाँ जी, तो ये क्या है भाई, CFL। ठीक है, हाँ जी। और प्लीज ये बात ध्यान रखना, जब आप डाउट क्लियर होता है ना, तो ये बड़ा दिमाग में मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है जब बोलोगे इसको ग्रामर है। ये ग्रामर नहीं है भैया, लैंग्वेज है। ठीक है, ग्रामर क्या होगी भाई, जो हम प्रोडक्शन रूल लिखेंगे इसको जनरेट करने के लिए। ठीक है जी,
तो ये क्या निकलेगी भाई, CFL निकलेगी। क्यों, कंपैरिजन है भाई, सीधी सी बात है, ये एक ज्यादा होना चाहिए इससे, तो वही बात है, मैं फंस गया, कैसे करूंगा मैं एक ज्यादा, है ना। ऐसे ही a पावर n b पावर n प्लस 2 सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बकवास बात है भाई, ये CFL निकलेगी, है ना। अच्छा जी, उसके बाद फिर l इज इक्वल टू a पावर n b पावर m सच दैट n इज इक्वल टू m प्लस 1, CFL ही निकलेगी। प्लीज ये बात ध्यान रखना, ठीक है, रेगुलर नहीं निकलेगी। थोड़ा अच्छा बोले तो ऐसे, अभी CFL ज्यादा मत बोलो क्योंकि अभी आपको CFL की इतने अच्छे से पहचान नहीं है, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, तो बेटर ये बोलो भाई रेगुलर नहीं है, बस इतनी बात करके आओ, रेगुलर नहीं है, रेगुलर नहीं है, रेगुलर नहीं है। CFL है, उसका प्रूफ मैं आपको आराम से बाद में दूंगा, क्यों CFL एंड सो ऑन, क्योंकि उसके लिए ऑब्वियसली मैं कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख के दिखाऊंगा। जब तक मैं आपको कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर ना लिख के दिखाऊं तब तक आप मेरी बात का बिलीव मत करो, चाहे मैं भी बोल रहा हूं तो भी आप इस बात का बिलीव मत करो कि ये CFL है या नहीं है। CFL कब होगी, जब मैं उसके लिए ग्रामर लिख के दिखाऊंगा। अभी मैंने नहीं लिख के दिखाई, मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये तीनों के तीनों रेगुलर नहीं है। क्यों रेगुलर नहीं है, क्योंकि मैंने के लिए रेगुलर ग्रामर नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि वही बात है, कंपैरिजन वाली बातें हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, और देखो भाई, अगर मैं आपको कहूं कि a पावर n b पावर m c पावर n प्लस m सच दैट n m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोलो भाई रेगुलर नहीं निकलेगी। कंपैरिजन वाली बात है भाई, नो डाउट कंपैरिजन है। कैसे कंपैरिजन है, देखो भाई, a कितने भी a आ जाए, कितने भी b आ जाए, इसमें हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट जो c आ रहे हैं ना, वो इन दोनों का सम आना चाहिए। बात समझ आ रहा है, फंस गया मैं, ये रेगुलर नहीं निकलेगी। ऐसे ही अब वही बात है भाई, a पावर n b पावर m c पावर n माइनस m, नहीं बात बनने वाली, रेगुलर नहीं आएगी। इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए सी, है ना, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा। तो डॉट 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 डॉट, तो मेन बात, बस मेन जो क्रक्स है आज की वीडियो का, जो मैंने 1-1.5 घंटा आपके साथ डिस्कशन की है, इसका डिस्कशन का मेन क्रक्स क्या निकला है भाई, जब भी कंपैरिजंस आ जाएंगे ना, वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं निकलेगी। और एग्जांपल चाहिए तो लो, चलो कोई बात नहीं, अब आ रहा है मन में तो देखो, a पावर n b पावर n c पावर n n इज ग्रेटर देन इक्वल से n n m, चलो n n ही है ना सिर्फ, a पावर n b पावर n c पावर n है ना, हाँ, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोलो भाई रेगुलर कहां से निकलेगी। जब 2 की औकात नहीं है रेगुलर की, तो 3 की कहां से औकात बनाओगे, तीनों में कंपैरिजन आ गया, a b और c में, बात नहीं बनने वाली, रेगुलर नहीं निकलेगी। ऐसे ही l इज इक्वल टू से a पावर n b पावर m c पावर p सच दैट n इज ग्रेटर देन m, बकवास बात है भाई, कहां से कंपैरिजन करा दिया, c को तो आपने फिर छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, बट इनमें कहां से कंपैरिजन करा दिया, नहीं बात बनने वाली, रेगुलर नहीं निकलेगी। आई थिंक आ रहा होगा समझ में, है ना, खींचने वाली बात है तो सारी सारी, b पावर m c पावर p सच दैट n इज इक्वल टू m और m इज इक्वल टू p, कुछ भी ऐसे मैं बोलता जा रहा हूं, जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो बोलता जा रहा हूं। हाँ जी बोलो भाई क्या है ये, n इज इक्वल टू m और m इज इक्वल टू p, बात नहीं बनने वाली। फिर वही बात, कंपैरिजन कहां से कराओगे आप कंपैरिजन, सिंपल बात, बस ज्यादा मेरे को नहीं खींचना चाहिए, आपको क्रक्स समझ में आ गया होगा। जहां कंपैरिजन आए वहां पे रेगुलर पे चुपचाप से काटा लगा देना, बट मॉड वाली बातें आती हैं तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली शायद रेगुलर बन सकती है, तो उसको फिर हमें आराम से ध्यान से चेकिंग करके देखनी पड़ती है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी, चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।